हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मयूरी अपने कैबिन में बैठी आर्यन की दी हुई फ़ोटो को सुजल की एल्बम वाली फ़ोटो से मिला रही थी। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। मयूरी कल रात सुजल के घर पर बाकी की फ़ोटोज़ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिला, क्योंकि सुजल कभी एक सेल्फी भी नहीं लेती थी। फिर उसने अपने फ़ोन को निराश होकर टेबल पर रख दिया। वो जैसे ही सुजल के बारे में जानने के लिए एयरपोर्ट फ़ोन लगाने लगी, वहाँ बाबू भाई आ गए। उन्होंने कहा, मयूरी बहन, आज एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस के साथ कोलैबोरेशन के लिए मीटिंग होने वाली थी, पर कुछ देर पहले ही पता लगा है कि उनकी फ़्लाइट काफ़ी लेट हो गई है और उनके एमडी की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मीटिंग दोपहर में रखने की रिक्वेस्ट की है। मयूरी हैरान हो गई। उसने अपने पूरे दिन का शेड्यूल चेक किया। आज सच में कोलैबोरेशन की मीटिंग होने वाली थी, इसलिए जिसके लिए उसने पूरी तैयारी भी की हुई थी, पर सुजल की उन फोटोज़ की वजह से वो इस मीटिंग के बारे में भूल गई थी। उसे पता था कि एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस आज की मीटिंग के लिए अपने एमडी को भेजने वाले थे। वो बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करने में एक्सपर्ट थी। उसे एमडी के बारे में सिर्फ इतना पता लग पाया था कि उनका नाम माही चंदेल था और वो एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस के सीईओ हितेश चंदेल की बेटी थी। वो बिजनेस में बहुत एक्सपर्ट थी, इसलिए हितेश चंदेल के इतने बेटों में से सिर्फ वही उनके बिजनेस को इतने अच्छे से संभाल रही थी। मयूरी ने कहा, ठीक है बाबू भाई, मुझे दोपहर में कोई काम नहीं है, सो हम मीटिंग रख सकते हैं। बाबू भाई बोले, ठीक है मयूरी बहन, वो सेक्रेटरी किसी और काम में फंसी हुई थी, इसलिए उन्होंने मुझे ये आपको बताने की रिक्वेस्ट की थी। चलिए अब मैं चलता हूँ। मयूरी ने उसकी तरफ स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस के डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर पढ़ने लगी। ये एक फैमिली बिजनेस कंपनी थी। बिजनेस फील्ड में शायद ही कोई ऐसा था जो इनके बारे में नहीं जानता था। इनका मेन बिजनेस डायमंड नेकलेस बनाना था। वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। हितेश चंदेल थोड़ा देशभक्त टाइप वाले इंसान थे। बहुत सी फॉरेन कंपनीज थी जो उनके साथ बिजनेस करना चाहती थी, पर मिस्टर हितेश को इस बात का डर था कि अगर उन्होंने किसी फॉरेन कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली तो कहीं उनका अपने बिजनेस पर कंट्रोल कम ना हो जाए। पर क्योंकि वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, इसलिए शनाया ज्वेलर्स भी उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता था। इस कोलैबोरेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मयूरी को दी गई थी। वैसे तो मयूरी ने माही चंदेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, पर अभी भी उसे उसकी पसंद नापसंद और वीकनेस के बारे में पता नहीं लग पाया था। मयूरी माही चंदेल का प्रपोजल एक बार फिर पढ़ने लगी। पहले ये मीटिंग शनाया ज्वेलर्स में ही रखी गई थी, पर क्योंकि अब एमडी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए ये मीटिंग उसी होटल में रखी गई थी जहां एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस की पूरी टीम रुकी हुई थी। मयूरी 3 बजे के करीब अपनी टीम के साथ होटल पहुंच गई। वहां पहुंचकर मयूरी और बाकी सब जैसे ही कॉन्फ्रेंस में एंटर करने लगे, तभी सेक्रेटरी वैशाली के पास एक कॉल आया। कॉल सुनने के बाद वो बोली, मिस मयूरी, एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस से अभी पता लगा है कि उनकी एमडी माही चंदेल की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम उनका कुछ देर वेट करें। उसकी बात सुनकर मयूरी थोड़ा नाराज हुई, पर सिचुएशन को समझते हुए उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। मयूरी के कहने पर वैशाली ने भी उन लोगों को कॉन्फ्रेंस हॉल में उनका वेट करने को कह दिया। वैशाली के फ़ोन रखने के बाद मयूरी के साथ आई टीम में कुछ लोग आपस में बात करने लगे। हमने उनके अकॉर्डिंग मीटिंग का टाइम और जगह दोनों चेंज कर दिए, पर वो लोग अभी भी नहीं आए। आखिर चाहते क्या हैं वो लोग? हाँ, और अगर एवर ब्यूटी की एमडी की तबीयत खराब है तो कम से कम यहाँ बाकी के एम्प्लॉयज़ को तो आना चाहिए। क्या ये लोग हमें नीचा दिखाना चाहते हैं और हमारी इंसल्ट करना चाहते हैं? पर मयूरी ने उन्हें कुछ नहीं कहा और अपनी सीट पर बैठ गई। वैशाली ने उन्हें चुप करवाते हुए कहा, आप लोग यहाँ ये सब बातें मत कीजिए, उनके बाकी के एम्प्लॉयज़ भी बस आते ही होंगे। जैसे ही सेक्रेटरी ने अपनी बात खत्म की, कॉन्फ्रेंस रूम के एंट्रेंस पर कुछ लोग बिजनेस सूट पहने आते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया और मयूरी से माफ़ी मांगते हुए बोला, मिस मयूरी, आप लोगों को वेट कराने के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। इतना कहकर वो मयूरी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। उस इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत जल्दी में आया हो। मयूरी ने तुरंत उस आदमी से हाथ मिलाते हुए कहा, मिस माही चंदेल कैसी हैं? उनकी तबीयत पहले से कुछ ठीक हुई? वो आदमी मयूरी की बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसने कहा,
अभी हम कुछ कह नहीं सकते, सेक्रेटरी उनके साथ ही हैं, वो लोग डॉक्टर का ही वेट कर रहे हैं। हम माफ़ी चाहते हैं, प्लीज़ आप लोगों को कुछ देर और मिस माही का वेट करना होगा। मयूरी ने अपनी सेक्रेटरी की ओर देखा और उसे और ब्यूटी एंटरप्राइजेस के लोगों को उनकी जगह पर बैठने का इशारा किया। एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो लोग शांत होकर बैठ गए। दोनों साइड के लोग फर्स्ट टाइम ही एक दूसरे से मिले थे, इसलिए उनके पास भी बात करने को ज़्यादा कुछ नहीं था। अब क्योंकि माही चंदेल अभी तक नहीं आई थी, इसलिए मयूरी चाहकर भी कोलैबोरेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं कर सकती थी। वहीं शनाया ज्वेलर्स में यहाँ एक मीटिंग खत्म करके अभी अभी हॉल से बाहर आया ही था। उसके पीछे पीछे उसकी असिस्टेंट रिया उसे पूरे दिन का शेड्यूल बता रही थी। बाबू भाई भी उनके साथ ही आ रहे थे। तभी यहाँ नेव ने कहा, इस मीटिंग से रिलेटेड आपके पास कोई भी न्यू अपडेट आए तो आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। अहान की बात सुन वो बोले, जी अहान भाई। इतना कहकर वो अपना काम करने लग गए। अहान भी अपने कैबिन की तरफ जाने लगा। तभी वो चलते चलते रुक गया। उसने अपनी कलाई पर बांधी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, वो अभी तक कैफेटेरिया नहीं पहुंची, क्या उसने आज खाना नहीं खाया? उसकी बात सुन रिया ने हैरानी से कहा, क्या? जैसे ही उसने अहान को अपनी ओर गुस्से से घूरते हुए देखा तो उसने तुरंत कहा, आज दोपहर एवरग्रीन ब्यूटी के साथ एक कोलैबोरेशन मीटिंग होने वाली थी, इसलिए मयूरी ने अपने ऑफिस में ही खाना ऑर्डर किया था और फिर वो मीटिंग के लिए चली गई। इसके बाद वो अपने मन में बोली, सर आपको मयूरी की इतनी ही फिक्र है तो आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आपको उनकी फिक्र रहती है? क्या पता ये जानकर वो फिर से आपके साथ रहने आ जाएं। फिर आराम से आप हर रोज़ उनको अपनी नज़रों के सामने खाना खाते हुए देखिएगा। पर इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, उसके कानों में अहान की आवाज़ आई, एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेज उनकी तरफ से मीटिंग के लिए कौन आया है? उसकी बात सुन रिया ने उसे बताया कि एवरग्रीन ब्यूटी एंटरप्राइजेज की तरफ से माही चंदेल आई हैं। ये सुनकर वो सोच में पड़ गया और धीरे से बोला, वो यहाँ क्यों आई हैं? फिर उसने परेशान होते हुए कहा, हमारी कंपनी की तरफ से मयूरी को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया है, क्या वो वहाँ चली गई हैं? रिया उसे इस तरह देखकर हैरान थी। उसे पता था कि मयूरी ने आज तक ऐसी बहुत सी लड़कियों को हैंडल किया था, इसलिए उसने इस मीटिंग को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। पर अहान का रिएक्शन देखने के बाद अब उसे भी टेंशन हो रही थी। उसने कहा, मीटिंग का टाइम आगे बढ़ाकर 3 बजे का किया गया था, मुझे लगता है अब तक मीटिंग स्टार्ट भी हो गई होगी। उसकी बात सुनकर अहान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। साफ पता लग रहा था कि उसे किसी बात की टेंशन थी। उसने अपना कोट लिया और वहाँ से जाने लगा। पर जब उसने रिया को अभी भी वहाँ खड़े हुए देखा तो उसने कहा, तुम अभी भी यहीं खड़ी हो, जाओ जाकर जल्दी से कार निकलवाओ। उसकी बात सुन वो जल्दी से होश में आई और वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ होटल के रूम में कमरे की विंडो से सुनहरी धूप अंदर आ रही थी। सर्दी का मौसम था, इसलिए शाम की धूप काफ़ी अच्छी लग रही थी। तभी वहाँ काउच पर बैठी हाथ में रेड वाइन लिए माही चंदेल ने कहा, आराम से लेट कर धूप का मजा लेने में भी एक अलग ही बात है, और ऊपर से जब तुम्हारे हाथ में रेड वाइन हो तब सब कुछ और भी ज़्यादा मज़ेदार और परफेक्ट लगता है। तभी उसकी सेक्रेटरी जल्दी से अंदर आकर बोली, मैम, शनाया ज्वेलर्स की टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में वेट करते हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, क्या हम अभी भी नीचे नहीं जा रहे हैं? उसकी बात सुन वो तुरंत उठकर बैठ गई। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, पर जब वो अपनी आंखें चढ़ाकर बोलती थी तो उसके चेहरे पर चालाकी साफ दिखाई देती थी। उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वो बीमार है। उसने कहा, अभी जस्ट 1 घंटा ही तो हुआ है, इसमें इतनी जल्दी करने की क्या बात है? फिर उसने सेक्रेटरी की तरफ स्माइल करते हुए देखा और उसे थोड़ी रेड वाइन और लाने को कहा। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो यहाँ सच में किसी बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए आई थी। सेक्रेटरी ने उसे वाइन पकड़ाते हुए कहा, मैम, हितेश सर ने क्लियरली बताया था कि उनकी कंपनी के लिए शनाया ज्वेलर्स के साथ ये कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम अभी कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, और आपने भी तो उन्हें प्रॉमिस किया था, तो फिर अब आप। उसकी बात सुन माही ने हंसते हुए कहा, क्या यहाँ आने से पहले मैंने कोई मिलिट्री ऑर्डर साइन किया है? जब मैं नहीं डर रही तो तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? फिर उसने वाइन पीते हुए फिर कहा, यहाँ शनाया ज्वेलर्स के मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर ही आई है ना, क्या नाम है उसका? मयूरी। सेक्रेटरी ने कहा, यस मैम, वही आई हैं। वो शनाया ज्वेलर्स की अब तक की सबसे टैलेंटेड मैनेजर हैं, हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। उसकी तारीफ सुनकर माही चिढ़ गई। उसने एक ही सांस में पूरे वाइन का गिलास खाली कर दिया और पागलों की तरह हंसने लगी। फिर उसने पास ही रखी फाइल से मयूरी की फ़ोटो निकाली और उसे घूरते हुए बोली, जिसने नियति जैसी शातिर लड़की को जेल भेज दिया, उस लड़की में ज़रूर कोई तो बात होगी ही, लेकिन अब उसका सामना मुझसे होने वाला है
और अब उसका बैड लक शुरू होने वाला है। इतना कहकर उसने मयूरी की फ़ोटो को झटक कर नीचे फेंक दिया। फिर वो सेक्रेटरी की तरफ घूरते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ, मुझे 1 घंटे बाद जगा देना। उसकी बात सुन सेक्रेटरी ने फिर कहा, बट मैम सनाया ज्वेलर्स की टीम नीचे आपका वेट कर रही है। पर माही ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसे गुस्से से घूरते हुए बेड की तरफ चली गई। कॉन्फ्रेंस रूम में शनाया ज्वेलर्स की पूरी टीम एकदम शांति से बैठी हुई थी। वहीं एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेज के लोगों के पसीने छूट रहे थे। जब मयूरी वहां से जाने के लिए खड़ी हुई तो उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मिस मयूरी, हमारी मैम की तबीयत खराब है, क्या आप कुछ देर और वेट कर सकती हैं? वो आदमी एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेज का इंचार्ज था। इस वक्त माहौल काफ़ी अजीब हो गया था क्योंकि वो लोग पिछले 2 घंटे से वेट कर रहे थे। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो शनाया ज्वेलर्स के लोगों को इतना लंबा इंतजार करवा सके। और जब मयूरी के टीम मेंबर्स ने उस इंसान से फिर वही बात सुनी तो सब एक साथ मयूरी की तरफ देखने लगे। ये देख मयूरी ने उस इंचार्ज से कहा, आई थिंक कोलैबोरेशन के लिए आज का दिन सही नहीं है और बहुत लेट भी हो चुका है। सो आप मिस माही से कहिए कि वो मीटिंग के लिए कोई और डेट फिक्स कर लें। इतना कहकर उसने अपनी टीम को वहाँ से चलने का इशारा कर दिया। ये देख सामने वाली टीम के सभी एम्प्लॉयज़ बहुत परेशान हो गए। तभी इंचार्ज ने आकर फिर कहा, मिस मयूरी मैम बस आती ही होंगी, आप कुछ देर और वेट कीजिए, मैं अभी देख कर आता हूँ। वो लोग अच्छे से बात जानते थे कि अगर शनाया ज्वेलर्स की टीम एक बार यहाँ से चली गई तो ये कोलैबोरेशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टीम के अभी लोग एंट्रेंस पर खड़े हो गए थे जैसे ही वो मयूरी का रास्ता रोक रहे थे। ये देख मयूरी ने वहीं रुक कर और अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, आप लोगों के पास बस 3 मिनट का टाइम है, अगर अब भी मिस माही नहीं आई तो। उसकी बात खत्म होने से पहले ही दूसरी टीम का इंचार्ज बोला, नहीं नहीं, माही मैम पक्का आ जाएंगी। उसके बाद उसने माही से कॉल पर बात की और मयूरी से कहा, मिस मयूरी मैम बस आ ही रही हैं। मयूरी की नज़र अब भी अपनी घड़ी पर ही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत सीरियस दिख रहे थे। जैसे ही 3 मिनट खत्म हुए उसने अपनी सेक्रेटरी और बाकी टीम मेंबर्स को वहां से चलने का इशारा कर दिया। वो जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम के एंट्रेंस तक पहुंचे, सामने से एक खूबसूरत सी लड़की लिफ्ट से बाहर आती हुई दिखाई दी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि वो किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती थी। उसने एक फॉर्मल ड्रेस पहनी थी। शनाया ज्वेलर्स के सभी लोग उसकी पर्सनैलिटी देखकर दंग रह गए। उन्होंने यही सोचा था कि तबीयत खराब होने की वजह से या तो वो नीचे ही नहीं आएंगी या आएंगी भी तो बीमार हालत में आएंगी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वो यहाँ ऐसे आएंगी। तभी माही चंदेल मयूरी की तरफ आई और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, आई एम सो सॉरी मिस मयूरी, मैंने आप सबको इतनी देर तक वेट करवाया। वो एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो भले ही उसे सॉरी कह रही हो, पर उसके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो दिखने में जरा भी बीमार नहीं लग रही थी। उसे देखकर साफ पता लग रहा था जैसे वो यहाँ लेट आकर खुद को इन सब से बड़ा प्रूफ करना चाहती थी। पर क्योंकि अब वो यहाँ आ चुकी थी तो मयूरी वहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकती थी। मयूरी ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, मिस माही चंदेल, आप काफ़ी पोलाइट हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। इतना कहकर उसने अपना हाथ पीछे ले लिया। फिर उसने उसकी टीम की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मिस माही चंदेल की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि मुझे और मेरी टीम को अब वापस चले जाना चाहिए। आप अच्छे से ठीक होकर शनाया ज्वेलर्स आइएगा, फिर हम आगे के कोलैबोरेशन की बात वहीं करेंगे। मयूरी ने यह बात बहुत शांति से कही थी, पर उसकी बात का मतलब सबको समझ आ रहा था। वहीं एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस की टीम अभी तक खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि मयूरी की बात सुनकर वो लोग फिर से परेशान हो गए। वो सब माही चंदेल की तरफ देखने लगे, पर वो तो अभी भी खड़े खड़े स्माइल कर रही थी। मयूरी को वहाँ से जाते देख वो स्माइल करते हुए आगे आई और बोली, मिस मयूरी, आपको देखकर मुझे काफ़ी अपनापन सा फील हुआ। अब जब हम सब लोग यहाँ आ ही चुके हैं तो क्यों ना मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों को मीटिंग के बाद खाने के लिए इनवाइट करूं। उसकी बात सुन मयूरी आंखें चढ़ाकर उसकी ओर देखने लगी। उसके मन में आया, अगर कोई पार्टी कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही हो और अकड़ में लग रही हो तो उसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं। या तो ये लोग खुद को सामने वाले से ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं, या फिर इनके पास कुछ तो ऐसा है जिसका इस्तेमाल ये हमारे अगेंस्ट कर सकते हैं। अब तक मयूरी को ये बात समझ आ गई थी कि माही चंदेल की आंखों में जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर है। मयूरी ने माही की तरफ देखते हुए कहा, मिस माही, आप सच में बहुत पोलाइट हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको मना करना चाहते हैं, पर बात यह है ना कि हमारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखती है और उन्हें ओवर टाइम नहीं करने देती। अब वैसे भी 5 बज चुके हैं और ऑफिस टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं तो जस्ट एक मैनेजर हूँ
और ओवर टाइम करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकती। उसकी बात सुन माही चंदेल के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा था। मयूरी को वहाँ से जाते देख वो अचानक बोली, अगर बाकी सब लोगों के पास टाइम नहीं तो कोई बात नहीं, पर क्या आपको भी घर जाने की जल्दी है? मैंने सुना है अभी अभी आपका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको घर जाकर कुछ बहुत ज़रूरी काम करना होगा। मयूरी ने गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? माही चंदेल ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस आपको आपके बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी, पर आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। इस पर मयूरी ने कहा, मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रही हैं। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। तभी माही चंदेल उसके करीब आकर धीरे से बोली, मिस्टर आहान रायजादा के बारे में। उसकी बात सुन मयूरी हैरानी से उसे देखने लगी। उसे इस बात की हैरानी नहीं थी कि वो उसके और आहान के बारे में बात कर रही थी, बल्कि इस बात की हैरानी थी कि वो उन दोनों के रिश्ते के बारे में कैसे जानती थी। और इतना ही नहीं, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान को बहुत अच्छे से जानती है। उसने अपने मन में सोचा, कहीं आहान और माही के बीच। शायद माही चंदेल भी उसके एक्सप्रेशन समझ गई थी और उसने कहा, क्या मैनेजर मयूरी के पास मुझे बात करने का टाइम है? उसकी बात सुन मयूरी होश में आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। मयूरी ने कुछ देर सोचकर फिर उसी की तरह नकल करते हुए धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्या बताना चाहती हैं, पर अगर मुझे आहान के बारे में कुछ भी जानना होगा तो मैं डायरेक्टली उन्हीं से बात कर लूँगी। उनके बारे में मुझे दूसरे लोगों से कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप बार बार उन्हें मेरा एक्स बॉयफ्रेंड बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है और वो अभी भी मेरे बॉयफ्रेंड हैं। समझाई छे के रिपीट करो। फिर वो अपने मन में बोली, मैं ऐसे कैसे आहान से ब्रेकअप कर सकती हूँ? उन्हें पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। मैं उनसे ब्रेकअप कभी नहीं करूँगी, वो सिर्फ मेरे हैं। अपनी बात खत्म करके वो बिना उसकी तरफ दोबारा देखे अपनी टीम के साथ वहाँ से चली गई। एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेज जैसी छोटी सी कंपनी की इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि वो ऐसी हरकत पर उतर आए थे। मयूरी ने अपने मन में कहा, अब मैं भी देखती हूँ कि माही चंदेल किसका सहारा लेकर शनाया ज्वेलर्स के साथ कोलैबोरेशन करेंगी। तभी माही की टीम से एक आदमी ने आकर कहा, मैम वो लोग सच में चले गए। इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मयूरी उनकी इस तरह इंसल्ट करके चली जाएगी। वो सब लोग हैरान थे। अब तक माही का चेहरा भी उतर चुका था। उसे लगता था कि कोई भी लड़की किसी दूसरी लड़की से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर उसे सवाल ज़रूर करना चाहेगी, इसलिए मयूरी भी यहाँ रुक जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि नियति गोयंका जैसी ड्रामेबाज लड़की भी इस लड़की के सामने हार मान गई। इसे इस बात की भी हैरानी थी कि मयूरी फ़ोटो से ज़्यादा रियल लाइफ में खूबसूरत दिखती थी और वो जब बोलती थी तो सबका मुंह बंद करवा देती थी। माही ने जैसा पहले मयूरी के बारे में सोचा था वो उससे बिल्कुल अलग थी। वहीं दूसरी ओर शनाया ज्वेलर्स के लोग इस वक्त बहुत खुश थे। वो आपस में बात कर रहे थे, सीरियसली अपना गुस्सा निकालने का ये बेस्ट तरीका है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि वो माही चंदेल तबीयत खराब होने का बस नाटक कर रही थी। मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि मयूरी बेस्ट है। मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने उससे क्या कहा, पर उनकी बात सुन के माही चंदेल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। बातें करते करते वो सभी लोग मयूरी की तरफ ये जानने के लिए देखने लगे कि उसने माही को क्या कहा था, पर मयूरी उन्हें अपने और आहान के रिश्ते के बारे में नहीं बता सकती थी। पर जब उसने माही चंदेल के मुंह से एक्स बॉयफ्रेंड सुना तो मयूरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो लाउड स्पीकर लेकर सबको बताए कि आहान रायजादा सिर्फ उसका है। तभी उसकी सेक्रेटरी ने उसके पास आकर थोड़ा चिंता करते हुए कहा, मिस मयूरी, हम लोग उन्हें ऐसे छोड़ तो आए हैं, पर क्या अब आगे भी वो लोग हमारे साथ ये कोलैबोरेशन करना चाहेंगे? ये प्रोजेक्ट शनाया ज्वेलर्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। अगर इस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ होती तो उसका असर एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस के साथ साथ शनाया ज्वेलर्स पर भी पड़ता। उसकी बात सुन मयूरी ने अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए कहा, माही चंदेल कोई आम लड़की नहीं है। मुझे उसके बारे में सब कुछ जाना है, जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एंड यस, डोंट वरी, वो अपने आप हमारे साथ ये कोलैबोरेशन करने के लिए वापस आएंगी। उसकी बात सुन वो लोग थोड़ा रिलैक्स हुए। वहीं होटल के बाहर आहान की ब्लैक लग्जूरियस कार खड़ी थी। मिरर बंद होने की वजह से उसे कोई दिख नहीं रहा था, पर वो मयूरी को होटल से बाहर आते हुए देख रहा था। मयूरी को देखते ही रिया ने कहा, सर, मिस मयूरी और बाकी सब लोग बाहर आ रहे हैं। इतना कहकर वो कार खोलने लगी, पर जब आहान ने उसे घूर कर देखा तो उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और बोली, क्या हम बाहर नहीं जा रहे? पर आहान ने उसके सवाल का जवाब ना देते हुए कहा, डील फाइनल नहीं हुई?
रिया उसकी बात सुन हैरान हो गई। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसकी नज़र होटल से बाहर आती माही चंदेल पर गई, जो होटल से बाहर आकर किसी को ढूंढ रही थी। उसे देख अहान ने तुरंत कहा, जल्दी यहाँ से निकलो, जल्दी। रिया को उसकी बात समझ नहीं आई, क्योंकि अहान यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो मयूरी को किसी भी प्रॉब्लम से बचा सके, पर अब वो माही चंदेल को देखकर यहाँ से जाने की जल्दी कर रहा था। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वो हमेशा की तरह कंफ्यूज लग रही थी, पर क्योंकि अहान उसका बॉस था इसलिए उसको तो उसकी बात माननी ही थी। उसने कार स्टार्ट कर ली। कुछ दूरी पर चलने के बाद अहान ने फिर से कार रोकने को कहा। फिर वो कार का शीशा नीचे करके बाहर की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में बस बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मयूरी उसके सामने थी, पर वो उसे दूर से देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसे एक ख्याल आया और उसने अपना फ़ोन निकाला, पर उसके पास मयूरी का ना तो कोई मैसेज आया था और ना ही कोई मेल। उसने अपने मन में कहा, क्या मयूरी माही से मिलने के बाद भी मुझसे कुछ नहीं जानना चाहती? क्या वो सच में मुझ पर इतना ट्रस्ट करती है, या अब उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है? वो ये सब सोच रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से रमेश ने कहा, साहब, परी बेबी को बुखार आया है। ये सुन अहान ने परेशान होकर कहा, क्या तुमने डॉक्टर को बुलाया? रमेश बोला, डॉक्टर आए थे और बेबी ने दवा भी ले ली है। उनका बुखार पहले से कुछ कम तो हुआ है, पर उन्हें अभी भी बेचैनी हो रही है। वो बार बार बस अपनी मम्मा डैडी को बुलाने के लिए कह ही रही है। अहान अपने मन में सोचने लगा, मैं तो परी के पास चला जाऊंगा, पर मयूरी। फिर उसने कहा, मयूरी को कॉल करके कहो कि वो परी का ध्यान रखे। इतना बोल उसने फ़ोन रख दिया और कुछ सोचने लगा। उसे ऐसे देख रिया खुद को रोक नहीं पाई और बोली, सर, परी आपको भी तो बहुत प्यारी करती है। उसे अपनी मम्मा के साथ अपने डैडी की भी ज़रूरत है। उसकी बात सुन अहान ने गुस्से से देखा तो वो घबराते हुए बोली, तो सर, आप परेशान मत होइए। परी की तबीयत खराब है तो क्या हुआ? अगर आप वापस नहीं जाएंगे तब भी वो आपसे प्यार तो करेंगी ही। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, अहान ने उससे कहा, किसने कहा मैं वापस नहीं जा रहा हूँ? ये सुन रिया हैरान हो गई, पर आपने ही तो अभी रमेश को मयूरी को कॉल करने को कहा। अगर उन्हें पता होगा कि आप भी घर। इतना कहते कहते वो रुक गई, क्योंकि अब उसे सब समझ आ चुका था। वहीं जैसे ही मयूरी को रमेश का कॉल आया, वो तुरंत रायजादा मैंसन के लिए निकल गई। वो वहाँ बिल्कुल उसी वक्त पहुँची थी जब अहान वहाँ पहुँचा था। वो दोनों दरवाजे पर ही एक दूसरे से टकरा गए। माहौल बहुत ऑकवर्ड हो गया था। जब मयूरी जल्दी से अंदर जाने लगी तो उसे ठोकर लग गई। वो गिरने ही वाली थी, पर अहान ने उसे संभाल लिया। अहान ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे धीरे से कहा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, मैं पहले परी से मिल लेती हूँ। इतना कहकर मयूरी भागकर उसके रूम में चली गई। परी का चेहरा बुखार की वजह से लाल हो गया था। डॉक्टर अभी भी वहीं थे। परी की हालत देख मयूरी बहुत परेशान हो गई। उसने उसके पास जाकर कहा, परी। उनकी आवाज़ सुन परी सिसकते हुए मयूरी की बाहों में आ गई। मयूरी ने कहा, मम्मा यहीं पर है बेटा। फिर उसने डॉक्टर से कहा, अब इसकी तबीयत कैसी है? क्या उसका बुखार कुछ कम हुआ? डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, अब परी पहले से ठीक है, पर बच्चों में बुखार जल्दी वापस आ जाता है, इसलिए आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। अगर उसका बुखार वापस बढ़ने लगा तो उसे ये दवाई दे दीजिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद मयूरी ने अहान की ओर देखते हुए कहा, क्या आज रात में परी का ध्यान रखने के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? तब अहान ने उससे कहा, हाँ ठीक है। अहान ने जवाब इतना तुरंत दिया था जिसे सुनकर मयूरी थोड़ा हैरान हो गई। उसे लगा था कि अहान कुछ वक्त लेगा और फिर जवाब देगा। जब अहान को अपनी इस बात का एहसास हुआ तब वो भी इधर उधर देखने लगा और वो मयूरी से नज़रें भी नहीं मिला रहा था। अहान मयूरी को नज़रअंदाज करके परी के पास आया और उसका बुखार देखने लगा। दवाइयों ने अपना असर दिखाना जल्दी ही शुरू कर दिया था और जिससे परी का बुखार उतरने लगा था। परी अभी भी बहुत वीक महसूस कर रही थी। हर वक्त चहकती बच्ची अभी बिस्तर पर मुरझाई हुई सी लेटी थी। उसे खुद भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बार बार आगे पीछे करवट ले रही थी। अहान और मयूरी भी उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान थे। परी बार बार करवट ले रही थी, इसलिए मयूरी ने पूछा, बेटा कुछ चाहिए? परी ने कहा, हाँ मम्मी डैडी का प्यार। परी बीमार है ना, इसलिए उसे बहुत सारी किसेस चाहिए। ये सुनते ही अहान ने परी को किस कर लिया और मयूरी से भी रुका नहीं गया, इसलिए उसने भी परी को किस कर लिया। उसके बाद मयूरी परी को सुलाने की कोशिश करने लगी। रूम में इस वक्त बिल्कुल शांति थी। परी के लिए आराम करना जरूरी था और मयूरी और अहान के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, इसलिए बात करने वाला कोई नहीं था।
दवाई की वजह से परी को बहुत गहरी नींद आ गई थी। मयूरी ने उसे आराम से बेड पर सुला दिया और खुद उसके पास बैठ गई। दोनों के बीच में अभी भी कोई बात नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद आहान ने कहा, मैं नीचे जाता हूँ। जब परी जाग जाए तब उसे खाने के लिए ले आना। मुझे स्टडी रूम में कुछ काम है। मयूरी ने सहमति में सर हिला दिया। उसके बाद आहान वहाँ से चला गया। अब रूम में सिर्फ परी थी जो सो रही थी और मयूरी थी जो उसके पास बैठी हुई थी। आहान और मयूरी दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की थी। उन्होंने ना वीडियो के बारे में बात की और ना ही सुजल के बारे में। मयूरी वहाँ बैठकर परी के उठने का इंतजार कर रही थी। काफ़ी देर बाद जब परी जागी तो मयूरी परी को लेकर बाहर आ गई थी। जैसे ही वो लोग डाइनिंग टेबल के पास पहुँचे उन्हें आहान नजर आया। परी उसे देखकर बहुत खुश हो गई और चिल्लाकर कहने लगी, डैडी जल्दी आइए, खाने का टाइम हो गया है। अगर आज आपने खाना नहीं खाया तो मम्मी को पता चल जाएगा कि आप खाना नहीं खा रहे हैं। मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। परी बहुत बोलती थी, उसके पेट में कुछ नहीं रहता था। वो जो देखती थी सीधा बोल देती थी। अब मयूरी क्या बोले ये उसे समझ नहीं आ रहा था, पर वो इतना तो जान चुकी थी कि आहान उसके पीछे से अच्छे से खाना नहीं खा रहा था। मयूरी ने तुरंत रमेश की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी से सवाल कर रही हो कि उसने आहान के खाने का ख्याल क्यों नहीं रखा। वो भी कुछ बोल नहीं पाया, बस अपना सिर झुकाकर खड़ा रहा। मयूरी मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने परी को चेयर पर बिठाया और उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगी। मयूरी की वजह से परी का ज़्यादा खाने का मन नहीं था, पर उसका बुखार उतर चुका था, इसलिए तो उसमें बोलने की एनर्जी वापस आ चुकी थी और वो लगातार बोल रही थी। मम्मी, आपको पता है डैडी अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। जब से आप गए हो तब से वो न ढंग से खाना खाते हैं ना ही सोते हैं। वो किसी की कोई बात ही नहीं सुनते। मैंने उन्हें कितने दिनों से स्माइल करते हुए ही नहीं देखा। परी बिल्कुल मयूरी की तरह लगातार बोलती जा रही थी, इसलिए आहान ने मौका पाते ही उसके मुंह में दाल चावल का एक बड़ा सा बाइट दे दिया ताकि वो चुप रहे। जब तक परी के मुंह में खाना रहेगा वो बस तब तक ही शांत रह सकती थी। उसके बाद आहान ने मयूरी की तरफ देखा और कहा, पिछले दिनों में काफ़ी बिजी था, इसलिए कभी शायद। बोलते बोलते वो चुप हो गया। मयूरी ने कहा, ओह। मयूरी ने भी उसके आगे कुछ नहीं बोला, पर उसकी नज़र लगातार आहान पर ही थी। अचानक से मयूरी के दिमाग में माही का ख्याल आया। वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने कहा, क्या आप माही चंदेल को जानते हैं? उनसे आपका क्या रिश्ता है? इस वक्त आहान परी को खाना खिला रहा था, इसलिए उसने शायद मयूरी की बात नहीं सुनी थी। उसने कहा, तुमने मुझसे कुछ कहा? मयूरी को लगा कि उसे बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इसलिए उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं। इतना बोलने के बाद वो खाना खाने लगी। इस वक्त मयूरी के दिमाग में एक जाल सा बन गया था जिसमें माही और परी की बोली हुई बातें चल रही थी। उसका ध्यान कहीं और था, पर नजरें आहान की तरफ थी। वो माही के बारे में जानना तो चाहती थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। मयूरी इन सब के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक से परी ने कहा, बस मेरा टमी फुल हो गया और अब मैं और नहीं खा सकती। आहान ने परी को खाना खिलाना बंद कर दिया और फिर खुद ऐसे ही बैठ गया। ये देखकर मयूरी ने कहा, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? खाना ठंडा हो जाएगा। आहान कुछ बोल पाता उससे पहले परी ने फिर कहा, मम्मी डैडी आपको बहुत मिस करते हैं। वो इतने दिनों से अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं। वो रोज़ रात को मेरे रूम में आते हैं और मुझे किस करके आपके बारे में बातें करते हैं। डैडी को लगता है कि मुझे ये सब पता नहीं है, पर मैं सब जानती हूँ। मम्मी, मैं और डैडी दोनों आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आहान ने अभी खाने का पहले बाइट ही लिया था कि परी की बातें सुनने के बाद वो बाइट भी उसके गले में अटक गया और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। उसने अपना गिलास उठाया, पर उसमें पानी नहीं था, इसलिए मयूरी ने अपना गिलास दे दिया। मयूरी अब तक उसमें से ही पानी पी रही थी। ये रियलाइज़ होने के बाद दोनों ने बस एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। आहान ने रमेश से कहा, तुम परी को लिविंग रूम में ले जाओ। ये सुनकर परी ने कहा, हाँ काका, हम चलते हैं। डैडी को मम्मी के साथ अकेले टाइम चाहिए। दोनों ने इतने दिनों से साथ में टाइम स्पेंड ही नहीं किया। उसकी इस बात ने आहान और मयूरी की ऑकवर्डनेस को और बढ़ा दिया था। अपनी बात बोलने के बाद परी रमेश की गोदी चढ़ने के बाद वहाँ से चली गई। अब डाइनिंग टेबल पर बस आहान और मयूरी ही बैठे थे। मयूरी को खाना खत्म हो चुका था। वो कुछ और नहीं खाना चाहती थी, पर आहान के पास बैठना चाहती थी। आहान भी ये बात समझ गया था, इसलिए उसने कहा, मयूरी, तुम्हें सूप पसंद है ना, लोगी? मयूरी ने कहा, हाँ। वो जानती थी कि आहान के पास बैठने का ये उसके पास सबसे अच्छा मौका था।
दोनों शांति से खा रहे थे और बीच बीच में छुप छुप कर एक दूसरे को देख रहे थे। वहाँ की ऑकवर्डनेस साइलेंस को ख़त्म करने के लिए मयूरी ने कहा, ये पनीर टिक्का तो बहुत टेस्टी है, आपको ट्राई करना चाहिए। पनीर टिक्का के साथ उन दोनों की बहुत सारी यादें जुड़ी थी। जब भी उन्होंने साथ में पनीर टिक्का खाया था, हमेशा मस्ती करते हुए ही खाया था और आहान ने हमेशा लास्ट पीस के लिए मयूरी से लड़ाई की थी। आहान ने जब आज उसका बाइट लिया तो उसे वो मज़ा नहीं आया, शायद उसे लास्ट बाइट में ज़्यादा स्वाद था। दोनों फिर से चुप हो गए। कुछ देर बाद मयूरी ने कहा, मैं जाकर परी को देखती हूँ, अगर वो ज़्यादा खेलेगी तो शायद उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी। इतना कहने के बाद मयूरी वहाँ से चली गई। आहान कुर्सी का सहारा लेकर बैठ गया। तभी अचानक से उसकी नज़र मयूरी के सूप बाउल पर गई। उसने ना के बराबर सूप पिया था। आहान ने मन में सोचा, सिर्फ मेरे पास बैठने के लिए मयूरी ने सूप पीने के लिए हाँ कहा था। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे पर ना जाने क्यों कर नहीं पा रहे थे। दोनों के बीच में एक अनचाही दूरी आ गई थी। इसके बाद आहान भी वहाँ से चला गया। वो लिविंग रूम की तरफ आया तो वहाँ मयूरी और परी दोनों ही नहीं थे। उसने रमेश से पूछा, दोनों माँ बेटी कहाँ हैं? उसने जवाब में कहा, वो मयूरी मैडम परी बेबी को बाहर लेकर गई हैं। उन्होंने कहा कि परी ने अभी खाना खाया है तो उसे वॉक करनी चाहिए ताकि खाना हजम हो जाए। जब आहान बाहर गया तो वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल रही थी। परी की तबीयत अब काफ़ी हद तक ठीक थी, इसलिए वो चहक रही थी। ऐसा लग रहा था मयूरी और आहान को साथ देखते ही उसका सारा बुखार उतर गया था। उसकी हंसी पूरे लॉन में गूंज रही थी। मम्मी मम्मी कहते कहते परी इधर 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 उधर भाग रही थी। परी की हंसी की वजह से ही वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा और प्यारा लग रहा था। मयूरी ने कहा, परी बस अब अंदर चलते हैं, मेडिसिन का टाइम भी हो रहा है। परी ने कहा, ओके। इतने में आहान भी वहाँ पर आ गया और परी दोनों का हाथ पकड़कर अंदर आ गई थी। जब वो अंदर आए तो आहान का फ़ोन बजने लगा और वो फ़ोन लेकर स्टडी में चला गया। मयूरी उसे जाते हुए देख रही थी। ये देखकर परी ने कहा, मम्मी आप हमेशा डैडी को देखती रहती हैं, वो आपसे दूर जाते हैं तब आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना? मयूरी ने पास परी की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसने मन में सोचा, परी को इतनी पटर पटर बोलने की आदत लगी भी तो अपनी मम्मा से ही है। उसने परी से कहा, चलो सोने का टाइम हो गया है, और उसे अपने साथ उसके रूम में ले गई। वो परी को सुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर रमेश था। उसने कहा, मैडम सर ने बोला है कि आप सो जाइए, उन्हें देर होगी। इतने बोलकर वो वहाँ से चला गया। परी अब तक सोई नहीं थी। रमेश की बात सुन वो मयूरी को देखने लगी। उसने कहा, मम्मी हम डैडी के रूम में चलते हैं, वहाँ हम तीनों आराम से सो पाएंगे। आज मुझे आप दोनों के पास सोना है। मयूरी मना करना चाहती थी पर वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही परी बेड से उतरकर अपने टेडी बियर के साथ आहान के कमरे की तरफ भाग गई। मयूरी पीछे से चिल्लाती रह गई, परी मेरी बात सुनो परी। पर परी के तो जैसे पंख लग गए थे। वो कहाँ रुकने वाली थी। वो सीधा आहान के रूम में गई और जाकर बेड पर बैठ गई। मयूरी के पास उसके पीछे पीछे जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा उसके लिए अनजाना हो चुका है। जहाँ किसी वक्त उसकी इतनी प्यारी यादें थी, आज वहाँ उसे बहुत अजीब और अकेला महसूस हो रहा था। अचानक से मयूरी के दिमाग में उस वीडियो और माही का ख्याल आया। उस वजह से वो बहुत उदास थी पर परी के सामने मुस्कुरा रही थी। मयूरी ने अपने आप से कहा, मैं यहाँ सिर्फ परी की जिद की वजह से आई हूँ, वरना मैं कभी इस रूम में दोबारा सोने ना आऊँ। जब वो आहान के रूम में घुसी तब उसे एहसास नहीं हुआ था कि आहान दूर से उसे देख रहा था। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद वो अपनी स्टडी में काम करने चला गया। वो काम कर ही रहा था कि वहाँ रमेश ने आकर उससे कहा, मयूरी मैडम आपके रूम में है, क्या आपको कुछ और काम है? इस वक्त आहान एक वीडियो कॉल पर था। उसके सामने सीनियर मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए थे। आहान ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कॉल पर कहा, बहुत रात हो गई है, बाकी डिस्कशन हम कल करेंगे, अभी आप लोग जा सकते हैं। आहान ने अचानक से मीटिंग विंड अप कर दी थी, इसलिए सबको बहुत अजीब लग रहा था। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे और सबसे पहला सवाल तो यही था कि मयूरी कौन है। आहान किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए मीटिंग लीव करने के बाद उसने लैपटॉप बंद कर दिया। वो खड़ा हुआ और एक अच्छी खासी अंगड़ाई ली। वो बहुत थक चुका था और स्क्रीन की वजह से उसकी आंखें भी जल रही थी। वो फ्रेश हुआ और अपने बाल ठीक किए। उसके बाद वो अपने रूम की तरफ चला गया। रूम की लाइट्स ऑन थी, वहाँ बहुत शांति थी।
रूम इतना शांत था कि अहान को मयूरी और परी के सोते हुए सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई रही थी। क्या वो दोनों सच में सो गए थे? अहान थोड़ा आगे आया तो उसने देखा वहाँ तो सिर्फ परी सोई हुई थी। मयूरी कहाँ चली गई थी? तभी उसने ध्यान से देखा तो उसे दिखाई दिया कि मयूरी बेड के दूसरी तरफ परी के पिगी टॉय को गले लगाए सो रही थी। शायद वो उस टॉय को परी समझकर सो रही थी। अहान खुद को रोक नहीं पाया और उसने नीचे झुककर मयूरी को किस कर दिया। जब मयूरी पिछले दिनों उसके पास नहीं थी तो उसे बहुत अकेलापन सा महसूस होता था। जैसे ही अहान मयूरी के पास से वो पिगी टॉय हटाने लगा, उसने टॉय को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया। उसने सोते सोते ही कहा, परी ब्लैंकेट मत हटाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये सुनकर तो अहान को उस पिगी टॉय से भी जलन होने लगी थी। फिर वो चुपचाप मयूरी को पीछे से हक करके सो गया। मयूरी भी नींद में करवट बदलते हुए और अपनी आँख खोलकर अपनी तरफ देखने लगी। जैसे ही अहान ने उसे आँख खोलते हुए देखा, उसने धीरे से कहा, मयूरी मेरे पास वापस आ जाओ ना। अहान को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके मुंह से अचानक से ये शब्द कैसे निकल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खुद को शांत करके वो मयूरी को वापस आने के लिए फिर से कहने लगा, पर उसने देखा कि मयूरी तो फिर से सो चुकी थी और इस बार उसने अपना सिर अहान की मस्कुलर बॉडी पर रख रखा था। ये देख अहान ने अपने मन में कहा, इसका मतलब मयूरी ने मेरी बात सुनी ही नहीं, वो नींद में थी। फिर उसने खुद को रिलैक्स किया और एक गहरी सांस ली। फिर मयूरी को कसकर गले लगाकर लेट गया। वो अपने मन में बस यही कह रहा था, मैं तुम्हें फिर से खुद से दूर जाने नहीं दे सकता मयूरी, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा हमेशा। पिछले कुछ दिनों से वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जब भी सोने लगता उसे मयूरी की याद आने लगती थी। पर आज वो मयूरी को अपने सामने देखकर सुकून से सो रहा था। पर कुछ ही देर बाद मयूरी ने उससे कहा, अहान छोड़िए मुझे। अहान ने बिना सोचे समझे कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मयूरी उसकी बात सुन हैरान हो गई। फिर वो तुरंत बोली, परी को दोबारा बुखार हो गया है। उसकी बात सुनकर अहान ने जल्दी से परी का माथा छूकर देखा। उसे सच में तेज बुखार था। अगले ही पल उसने परी को गले लगा लिया और बोला, डॉक्टर को कॉल करो। मयूरी बोली, आप परी के साथ रहिए, मैं उसके रूम से उसकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। क्योंकि मयूरी एक नर्स थी तो उसे पता था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पर परी भले ही सो रही हो, पर उसका शरीर तप रहा था और उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। मयूरी जैसे ही उसकी दवा ले आई, अहान जल्दी से दवा पानी में घोलकर परी को पिलाने लगा। मयूरी अहान को ध्यान से देख रही थी। उसे अपनी तरफ देखते हुए अहान ने कहा, जब परी मेरे पास पहली बार आई थी तो वो बस 3 साल की थी। वो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। मुझे भी बच्चों का ध्यान रखना बिल्कुल नहीं आता था, पर वो किसी और के पास जाना ही नहीं चाहती थी और उन दिनों वो अक्सर बीमार ही रहती थी। अहान परी के बारे में पहले ही बातें याद करने लगा। जब परी ने पहली बार राजदा मैंसन में अपने कदम रखे थे तो वो बहुत छोटी थी। घर के सारे सर्वेंट्स उसके आगे पीछे घूमते थे और उसका चेहरा भी अहान से बिल्कुल बहुत मिलता था। पर जब परी उसके सामने पहली बार बीमार पड़ी थी तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसी वक्त उसे समझ आ गया था कि बाप बनने का क्या मतलब होता है। उसके बाद से ही वो परी का ध्यान बहुत अच्छे से रखने लगा था। वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था, यहाँ तक कि वो उसे कभी कभी अपने साथ ऑफिस में भी ले जाने लगा था। अक्सर अहान उस लड़की के बारे में सोचता था जो परी जैसी छोटी सी बच्ची को इस तरह छोड़कर चली गई थी। जैसे ही उसके दिमाग में यह बात आई, उसकी आंखों के सामने फिर से वही वीडियो नजर आने लगा जिसमें मयूरी परी को रायजादा मैंसन के बाहर लेकर आती नजर आ रही थी। अहान चाहकर भी खुद को उन ख्यालों से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। मयूरी का भी यही हाल था। वो अपने अतीत को पूरी तरह से भूल चुकी थी, तो उसे ये कैसे याद रहता कि वो रायजादा मैंसन के बाहर परी के साथ क्या कर रही थी। उसने खुद को संभाला और धीरे से कहा, आप परी को आराम से बेड पर लेटा दीजिए, मैं उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी कर देती हूँ, उसका बुखार जल्दी उतर जाएगा। जब मयूरी पट्टी करने के लिए बाथरूम से पानी लेकर आई तो अहान रूम में नहीं था। उसने जब इधर उधर देखा तो वो उसे बालकनी में खड़ा देखा। वैसे अहान को सिगरेट पीने की आदत नहीं थी, पर जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में या उदास रहता था तब ही वो सिगरेट पीता था। ये देखकर मयूरी का दिल बैठा जा रहा था। अहान थोड़ी देर बाद अपने रूम में वापस आ गया, पर जब उसने मयूरी को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वो धीरे से उसकी तरफ आया और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, मैं काफ़ी दिनों से ठीक से सोया नहीं हूँ और अभी भी मुझे नींद ना आए, इसलिए मैंने सिगरेट पी है। इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
इतना कहकर उसने हल्के से उसके सिर पर पुश कर दिया। कुछ देर बाद परी का बुखार भी कम हो गया और फिर वो दोनों भी थक कर सो गए। अगले दिन फ़ोन बजने की आवाज़ से आहान की नींद खुल गई। आहान ने तुरंत अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया और मयूरी की तरफ देखने लगा। वो कल रात ठीक से सो नहीं पाई थी। फिर आहान अपना फ़ोन पिक करते हुए बालकनी में चला गया। दूसरी तरफ से रिया ने कहा, बॉस, हमें इन्वेस्टिगेशन करने पर पता लगा है कि सुजल उस प्लेन में गई ही नहीं थी, पर प्लेन तक जाने के लिए शटल बसेस पर ज़रूर गई थी। सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में ये तो ज़रूर दिख रहा है कि सुजल ने टिकट्स चेक करवाई थी, पर किसी ने भी उसे प्लेन के अंदर जाते हुए नहीं देखा, इसलिए हो सकता है कि वो जिंदा हो। उसकी बात सुनकर आहान अपनी भौहें चढ़ाकर सोचने लगा, अगर सुजल जिंदा है तो हमें उस वीडियो फुटेज का सच भी पता लग सकता है। इतना सोचकर उसने फ़ोन रख दिया और अपने बेडरूम में आ गया। परी अभी भी मयूरी के साथ सो रही थी। ये देखकर वो रूम से बाहर जाने लगा, पर तभी न जाने उसे क्या हुआ। उसने मयूरी के करीब जाकर उसके फोरहेड पर किस कर दिया। फिर पास ही रखे नोटपैड से एक पेज निकालकर उस पर लिखा, कम बैक मयूरी। उसने वो नोट मयूरी के फ़ोन के नीचे रख दिया। फिर वो कुछ देर तक प्यार से उसे वैसे ही देखता रहा और फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से चला गया। जब मयूरी जगी तो उसने देखा कि वहाँ सिर्फ परी सो रही थी। जब मयूरी उसका माथा छूकर उसका बुखार देख रही थी तो परी भी जग गई। उसने कहा, मम्मा, मुझे भूख लगी है। इतना कहकर वो बेड से उतरी और नीचे भागने लगी। मयूरी ने तुरंत कहा, परी बेटा आराम से। जब उसने बाहर झाँक कर देखा तो रमेश वहीं खड़ा था। वो परी को अपने साथ ले गया। मयूरी हाथ मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आई ही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया, पर इन सब में उसके नीचे रखा आहान का नोट फर्श पर उल्टा गिर गया था। मयूरी उसे देखने के लिए नीचे झुकी ही थी कि तभी उसकी नज़र अपनी मोबाइल स्क्रीन पर गई, जिस पर आर्यन रायचंद नाम लिखा दिख रहा था। नोट को इग्नोर कर उसने तुरंत फ़ोन पिक कर लिया। दूसरी तरफ से आर्यन रायचंद की आवाज़ आई, सुजल के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। उसकी बात सुन मयूरी को एक उम्मीद नज़र आने लगी। वो तैयार होकर जल्दी से नीचे आई। रमेश ने उसे देखकर कहा, मयूरी मैडम, ब्रेकफास्ट तैयार है। मयूरी ने कहा, मुझे अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं बाद में खा लूँगी। आप प्लीज़ प्री का ध्यान रखना और कुछ भी बात हो तो मुझे ज़रूर बताना। इतना कहकर वो आर्यन के घर के बाहर पहुँच गई। वहाँ आर्यन पहले से ही उसका वेट कर रहा था। वो अभी भी अपने उसी पुराने अंदाज में वाइट सूट पहने खड़ा था और बहुत हैंडसम लग रहा था। बिना ज़्यादा बात किए वो दोनों तुरंत उसके स्टडी रूम में चले गए। फिर आर्यन ने अपना कंप्यूटर ऑन करते हुए कहा, मुझे ये सीसीटीवी फुटेज निकालने में बहुत एफर्ट्स लगे हैं, पर कहते हैं ना, भगवान भी उन लोगों की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प करना खुद जानते हैं। इतना कहकर उसने एक वीडियो ऑन किया और स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, एयरपोर्ट पर टिकट चेक करने वाले सीसीटीवी फुटेज को देखकर हम लोगों को लगा था कि सुजल टिकट चेक करवाने के बाद प्लेन में बैठ गई थी, पर हम ये बात तो भूल ही गए थे कि टिकट चेक करवाने के बाद सीधा प्लेन तक नहीं जाते, बल्कि शटल बस में बैठकर ही प्लेन में जाया जाता है। सुजल के साथ भी यही हुआ था। कुछ सेकंड्स रुक कर वो फिर से बोला, टिकट चेकिंग गेट से प्लेन की दूरी काफ़ी होती है। मुझे यही लगा कि शायद सुजल ना तो शटल बस में बैठी थी और ना ही प्लेन में। हो सकता है वो एयरपोर्ट से बाहर जाना चाहती हो। इतना कहकर वो उसे एक लास्ट वाला वीडियो दिखाने लगा। फिर उसने कहा, मैंने इस टिकट चेकिंग वाले गेट की फुटेज से मिलाकर देखा है। मैंने सुजल को उन लोगों में ढूंढने की कोशिश की थी जो लोग एयरपोर्ट से वापस जा रहे थे। तुम भी ज़रा देखो, शायद तुम उसे पहचान सको। वो फ़ोटो दूर से ली गई थी, इसलिए कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। मयूरी उसे बहुत ध्यान से देखने लगी। फिर वो अचानक से बोली, ये सुजल ही है। हाँ, ये वही है। इसका मतलब सुजल प्लेन में बैठी ही नहीं थी। मयूरी बार बार उस वीडियो को प्ले करके देख रही थी। एयरपोर्ट पर बहुत से गेट्स होते हैं, इसलिए सुजल ने खुद को सीसीटीवी कैमरे से बचाने के लिए जानबूझकर ऐसा गेट चुना जहां कैमरे बहुत दूर लगे थे। अगर वो किसी को कैमरे में दिख भी जाती तब भी वो अपनी जैकेट के साथ वाली कैप से अपना चेहरा छिपा सकती थी, पर मयूरी उसे देखते ही पहचान गई थी। उसकी बात सुन आर्यन ने कहा, आर यू श्योर ये सुजल ही है? मयूरी ने कहा, हाँ मैं श्योर हूँ, ये सुजल ही है। भले ही उसने अपनी ड्रेस बदल ली हो, पर वो अपना नेकलेस उतारना भूल गई थी। ये वही नेकलेस है जो लास्ट ईयर मैंने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। वो हमेशा उसे पहनकर रखती थी। उसकी बात सुन आर्यन ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब ज़रूर उस दिन कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सुजल प्लेन में बैठी ही नहीं। पर एक बात तो कन्फर्म है, सुजल जिंदा है। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने फिर कहा,
मैं जानता हूँ तुम सुजल पर बहुत यकीन करती हो, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर सुजल जिंदा है तो वापस क्यों नहीं आई? और हम अब ये भी नहीं कह सकते कि उसका कोई किडनैप हुआ है या नहीं। उसका सिर्फ एक ही मतलब था कि सुजल खुद ही वापस नहीं आना चाहती थी। स्टडी रूम में खामोशी छा गई। कुछ देर पहले सुजल के जिंदा होने की बात सुनकर मयूरी के चेहरे पर जो स्माइल आई थी वो अब कहीं गायब हो चुकी थी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि क्या सुजल सच में उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहती थी। तभी आर्यन ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि शायद आहान को भी इन सब बातों का पता लग गया है। वो उसकी आंखों में देख रहा था जैसे कहना चाहता हो, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ मयूरी, और बस तुम्हारे और आहान के ब्रेकअप का वेट कर रहा हूँ। एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि अब तक जो भी सबूत सामने आए हैं वो या तो सुजल की तरफ इशारा कर रहे हैं या तुम्हारी तरफ। और अगर तुम अब भी सुजल पर शक नहीं करना चाहती तो उसका यही मतलब निकलता है कि तुम ये बात एक्सेप्ट कर रही हो कि जो कुछ भी हुआ उन सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। मयूरी भी उसकी आंखों में देखकर अच्छे से समझ पा रही थी कि वो क्या कहना चाहता था। फिर आर्यन ने स्माइल करते हुए उससे कहा, क्या तुम्हें अब भी सुजल पर शक नहीं है? क्या तुम्हें आहान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए? कुछ सेकंड रुककर उसने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, अगर तुम्हें अब आहान नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए अभी भी हाजिर खड़ा हूँ। वैसे भी हम तो बचपन के दोस्त रह चुके हैं और तुम मुझे हमेशा से बहुत पसंद भी करती थी। मयूरी ने आर्यन की बचपन की बात को मजाक में लेते हुए हंसकर कहा, उस वक्त मैं बहुत छोटी और भोली थी, लेकिन अब मैं सिर्फ आहान को पसंद करती हूँ, आपको नहीं। आपको नहीं पता पिछले कुछ दिनों से मेरी लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है। मैं आहान का हैंडसम चेहरा हर रोज अपनी आंखों के सामने देखती हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे खुद पर कंट्रोल रखना पड़ता है। कल जब परी को बुखार था तो आहान मेरे साथ ही सो रहे थे। मैं उनके सोने का वेट कर रही थी ताकि मैं उन्हें किस कर सकूं, पर उनसे पहले मुझे ही नींद आ गई। अब सोचती हूँ तो खुद को 2 थप्पड़ लगाने का मन करता है। आर्यन ने फिर कहा, अगर तुम मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर तुम उसे छोड़कर आई ही क्यों हो? उसकी बात सुनकर मयूरी ने कहा, ना वो मेरे साथ लड़ना चाहते हैं और ना मैं उनके साथ लड़ना चाहती हूँ, पर अगर हम दोनों इस बात को जानते हुए भी एक साथ रहेंगे तो ज़रूर कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए अभी हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम कुछ दिनों तक अलग रहें। तभी सडनली कुछ याद आया और उसने स्माइल करते हुए कहा, कल रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे सपना आया कि आहान मुझे वापस रायज़दा मैंसन आने को कह रहे थे, पर वो बस सपना ही था। भले ही इससे पहले जब आर्यन ने मयूरी को अपने पास आने को कहा था तो मयूरी ने इस बात को मजाक में ले लिया था, पर आर्यन सच में चाहता था कि वो उसके पास आ जाए। पर जब उसने मयूरी की आंखों में आहान के लिए इतना प्यार देखा तो उसे आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपने मन में कहा, मेरी रोशनी हमेशा से ही साफ दिल और तेज दिमाग वाली लड़की है। मयूरी भी आर्यन की बात जानती थी, इसलिए उसने आर्यन को उसके दिल की बात कहने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि उसने उसी के सामने आहान की तारीफ कर दी और उसे ऐसे जताने की कोशिश की कि वो बस उसका दोस्त है। आर्यन ने भी अपने इमोशंस को छिपाते हुए कहा, अब जब हमें पता लग ही गया है कि सुजल जिंदा है तो मैं अपने लोगों को उसके बारे में पता लगाने को कहता हूँ। अगर मुझे उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। उसकी बात सुन मयूरी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहाँ से चली गई। जब तक वो शनाया ज्वेलर्स पहुंची तब तक दोपहर हो चुकी थी। जब वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एंटर करने लगी तो उसे वहाँ बाबू भाई मिल गए। वो बोले, अरे मयूरी बहन, आज बड़ी देर से ऑफिस आए, सब ठीक तो है? मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, जी बाबू भाई, सब ठीक है। कुछ ज़रूरी काम आ गया था तो उसी में उलझ गई थी, पर अब सब सही है। बाबू भाई ने कहा, चलो तब ठीक है। तभी वहाँ सेक्रेटरी वैशाली आ गई और उसने मयूरी को एक फाइल देते हुए कहा, मिस मयूरी, आप माही चंदेल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जानना चाहती थी वो सब इस फाइल में है। मयूरी को सेक्रेटरी वैशाली के साथ काम की बात करते देख बाबू भाई बोले, अच्छा मयूरी बहन, मैं भी चलता हूँ, आप अपना काम देख लीजिए। मयूरी ने कहा, जी बाबू भाई। फिर मयूरी अपने कैबिन में आकर वो फाइल खोलकर देखने लगी। उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी मयूरी उसके बारे में पहले से सब जानती थी। उसमें माही चंदेल के स्कूल के बारे में और उसके किए हुए प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। उसमें माही चंदेल का बायोडाटा भी था। उसके टैलेंट को देखकर ही मिस्टर हितेश ने अपनी बेटी को कंपनी का एमडी बनाया था और अपने बेटे को बस एक ब्रांच मैनेजर, पर वो उसके बारे में ये सब नहीं जानना चाहती थी। उसने वैशाली की तरफ देखते हुए कहा, बस यही इन्फॉर्मेशन पता लग पाई है तुम्हें? उसने आगे कहा, माही चंदेल अपने प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज करती हैं
उसका पहले किस किस के साथ अफेयर था या उससे रिलेटेड कोई अफवाह, मुझे ये सब बताओ। वैशाली उनकी बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, मिस मयूरी, अभी तो बस यही पता लग पाया है। मयूरी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती थी, पर जब उसे नहीं पता चला तो उसने कहा, इट्स ओके, तुम जाओ। सेक्रेटरी वैशाली जैसे ही कैबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगी, तभी उसे वहाँ रिया दिखाई दी। मयूरी उसे वहाँ देखकर हैरान थी। उसके मन में आया, ये रिया आज यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या करने आई है। तभी रिया ने एक फाइल मयूरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिस मयूरी, मुझे पता है कि आप एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस के साथ एक प्रोजेक्ट कोलैबोरेट करने जा रही हैं। मेरे पास माही चंदेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं उसी के लिए आपके पास आई हूँ। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो इस फाइल में देख सकती हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी ने तुरंत उस फाइल को खोल कर देखा। उसमें अब तक जो भी इन्फॉर्मेशन मिली थी उससे बहुत अलग इन्फॉर्मेशन थी। उसने कहा, ये इन्फॉर्मेशन, मयूरी जानना चाहती थी कि उसे ये सभी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही रिया ने कहा, ये सब मेरा ही आइडिया था, बॉस ने मुझे ये सब आपको बताने के लिए बिल्कुल नहीं कहा। उसकी बात सुनकर मयूरी हैरान रह गई और उसे कुछ देर इसी तरह देखती रही, पर तभी उसकी नज़र वैशाली पर पड़ी जो अभी भी वहीं खड़ी थी। मयूरी जैसे ही उसे कुछ कहने लगी, रिया ने फिर कहा, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ मिस मयूरी, अगर आपको कोई काम ना हो तो क्या मैं जा सकती हूँ। मयूरी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और रिया तुरंत वहाँ से चली गई। मयूरी और वैशाली अभी भी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। मयूरी को लगा जैसे वैशाली उसके और अहान के रिश्ते के बारे में जान चुकी है, पर वो उसे कुछ कहती उससे पहले वैशाली आगे बढ़कर मयूरी की तरफ देखते हुए बोली, मिस मयूरी, आप घबराइए मत, मैं जानती हूँ ये प्रोजेक्ट ईजी नहीं है और शायद अहान सर भी इस पर ध्यान दे रहे हैं, सो डोंट वरी, हमारा पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। उसकी बात सुनकर मयूरी ने कुछ नहीं कहा, बस एक स्माइल दे दी, फिर अपने सामने रखी फाइल खोलकर देखने लगी। पर जैसे ही उसने इस फाइल को देखा वो एकदम सीरियस हो गई। उसमें लिखा था कि माही चंदेल अपना मकसद पूरा कराने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकती है। वो किसी दूसरे इंसान को नीचा दिखाने के लिए या उसे चोट पहुंचाने के लिए उसकी सबसे कीमती चीज़ भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती थी, इसलिए उसे लोग डेविल कहकर बुलाते थे। वो दूसरों से अपना सारा काम डरा धमकाकर ही पूरा करवाती थी। मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि माही चंदेल के बिजनेस करने के तरीके गलत थे तो वो उसके साथ काम करने वाले लोगों की नज़रों में अच्छी कैसे हो सकती है, वो लोग उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। मयूरी ने फाइल बंद करते हुए वैशाली से कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस हमारे साथ ये कोलैबोरेशन करना चाहती हैं। वैशाली ने थोड़ा आगे आकर कहा, मैंने सुना है कि एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस हमारे साथ कोलैबोरेशन करने पर काफ़ी जोर डाल रही हैं। पहले हमारे साथ जो यहाँ माही चंदेल की जगह पर बात करने के लिए आने वाले थे वो माही चंदेल नहीं थी बल्कि उनका भाई था, पर माही चंदेल ने तब सबसे कह दिया था कि अगर वो ये कोलैबोरेशन नहीं करवा पाई तो वो अपनी पोस्ट छोड़ देंगी, इसलिए फिर वो इस कोलैबोरेशन के लिए यहाँ आई थी। हालांकि मैं इस बात पर श्योर नहीं हूँ, ये बस सुनने में आया था। मयूरी ने कहा, क्या आपको चंदेल फैमिली के बारे में कुछ पता है। वैशाली ने उसे बताया, मिस्टर चंदेल के एक बेटी और एक बेटा है, उन्हें अपना ट्रेडिशनल कल्चर बहुत पसंद है। वैसे उत्तराखंड की एक त्रिपाठी फैमिली भी है, वो भी अपने ट्रेडिशनल कल्चर को बढ़ाने के लिए बिजनेस करते थे और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पर फिर बाद में एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसने आगे कहा, मैंने सुना है एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस का त्रिपाठी फैमिली से कुछ तो रिश्ता था। मिस्टर चंदेल को अपनी दोस्त के साथ ट्रेडिशनल कल्चर के लिए काम करना बहुत पसंद था और आज वो जिस मुकाम पर है उसके पीछे त्रिपाठी फैमिली का ही हाथ है। मिस्टर चंदेल ने तो खुद काफ़ी बार कहा है कि ट्रेडिशनल कल्चर की वजह से ही एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस ने आज इतनी सक्सेस अचीव की है। मयूरी त्रिपाठी फैमिली के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी, पर अभी उसके लिए चंदेल फैमिली के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी था। वैशाली ने आगे कहा, एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और शनाया ज्वेलर्स भी उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहती है। इससे दोनों कंपनीज को ही फ़ायदा होगा, इसलिए उन्होंने इस कोलैबोरेशन की बात करने के लिए अपनी बेस्ट टीम को यहाँ भेजा था। मयूरी ने अपने मन में कहा, सीरियसली, तब तो माही चंदेल का बिहेवियर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। माही चंदेल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ये कोलैबोरेशन होने ही नहीं देना चाहती थी, तो फिर वो आखिर करना क्या चाहती थी। मयूरी फिर से वो फाइल खोल कर देखने लगी, पर अभी भी उसे उसमें कोई तो इन्फॉर्मेशन मिसिंग लग रही थी। अगर माही इतनी ही ज़्यादा टैलेंटेड थी तो स्टार्टिंग में उसके कंपैरिजन में उसके भाई को इस कोलैबोरेशन के लिए क्यों चुना गया। कहीं माही का अहान के साथ तो कोई लेना देना नहीं है और इसलिए उसकी फैमिली उसे अहान के सामने नहीं लाना चाहती हो।
फिर उसने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, आई थिंक एवर ब्यूटी इंटरप्राइजेस के साथ मीटिंग फिक्स होने में अभी कुछ टाइम लग सकता है, सो हमें तब तक वेट करना चाहिए। उसकी बात सुनकर सेक्रेटरी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। मयूरी फिर से अपनी फाइल पढ़ने लग गई। तभी उसके पास सुहाना का फ़ोन आया। उसके फ़ोन उठाते ही मयूरी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं इंडिया वापस आ गई हूँ, क्या तुम फ्री हो? एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मयूरी पहले तो उसकी आवाज़ सुनकर हैरान हो गई, फिर उसने तुरंत कहा, मैं बस ऑफिस से निकलने वाली हूँ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें पिक कर लेती हूँ। सुहाना ने कहा, नहीं, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट जानती हूँ, हम वहीं मिल लेते हैं। कुछ देर बाद मयूरी उसके बताए रेस्टोरेंट पहुँच गई। सुहाना बाहर ही उसका वेट कर रही थी। उसे देख मयूरी ने उसे हक करते हुए कहा, तुम अचानक वापस कैसे आ गई? मुझे लगा था कि तुम अब कभी वापस नहीं आओगी। अच्छा ये सब छोड़ो, यह बताओ तुम रुकी कहाँ हो? तभी सुहाना ने कहा, मयूरी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं इंडिया वापस आ गई। उसकी बात सुनकर मयूरी हैरान होकर वहाँ खड़ी उसे लगातार देखे ही जा रही थी। सुहाना ने फिर कहा, अभी 1 ही महीना हुआ है, इसलिए मुझे देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर तुम विक्रांत की तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? जब मैंने उसे बताया तो वो भी मुझे ऐसे ही देख रहा था। उसकी बात सुन मयूरी उसे बहुत ध्यान से रेस्टोरेंट में ले जाने लगी। फिर उसने कहा, तुम्हारा मतलब विक्रांत इस बारे में जानता है? सुहाना ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो भी ये बच्चा चाहता है। उसकी बात सुनकर मयूरी को वो सीन याद आने लगा जब विक्रांत हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। सुहाना ने फिर से कहा, हमने अभी तक इस बारे में एक दूसरे से बात नहीं की है। मैं उससे बात करना चाहती थी, पर मुझे मौका ही नहीं मिला। वो सचमुच मेरी बहुत केयर करता है। जब से उसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता लगा है, तब से वो मुझे अकेले भी नहीं सोने देता, जैसे उसे ये डर हो कि कहीं मैं गायब ना हो जाऊं। सुहाना अपनी बात कहते कहते शर्मा रही थी। मयूरी ने आराम से उसे चेयर पर बिठाया और उसके लिए गर्म दूध ऑर्डर कर दिया। फिर वो बोली, इसका मतलब उसने अभी तक तुम्हें शादी के लिए नहीं कहा? सुहाना ने कुछ नहीं कहा। ये देख मयूरी ने नाराज होते हुए कहा, तुम प्रेग्नेंट हो और विक्रांत अभी भी तुमसे शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा, आखिर वो चाहता क्या है? सुहाना ने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। उसे तो बस इस बात की टेंशन थी कि कहीं विक्रांत उस बच्चे को रखने से मना ना कर दे। वो यहाँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही आई थी, पर विक्रांत को अपनी इतनी केयर करता देख वो खुद बहुत हैरान थी। अब उसे भी अपने और विक्रांत के फ्यूचर की टेंशन होने लगी थी। उसे इस तरह ख्यालों में खोया देखकर मयूरी ने आराम से कहा, सुहाना, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। अगर विक्रांत अभी भी मुझे नहीं चाहता होगा तो मैं वापस अपने घर चली जाऊँगी। वैसे भी मेरे मॉम डैड मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैंने बहुत पैसा भी कमाया है, तो मैं अकेले ही अपने बच्चे का ध्यान रख सकती हूँ। मयूरी ने कहा, सुहाना, इतना मत सोचो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रांत के हॉस्पिटल में होने की बात वो उसे कैसे बताए। क्या मयूरी सुहाना को विक्रांत के बारे में बता पाएगी? हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मयूरी सुहाना से मिलने एक रेस्टोरेंट गई थी, जहां सुहाना ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी बात सुनकर मयूरी को हॉस्पिटल वाला सीन याद आने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे इस बारे में कैसे बताए। मयूरी नहीं चाहती थी कि वो दोनों किसी गलतफहमी की वजह से एक दूसरे से अलग हो जाएं। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि विक्रांत ने तुम्हें किस वजह से खुद से दूर किया होगा? सुहाना उसे कन्फ्यूजन होकर देखने लगी। मयूरी ने फिर कहा, क्या विक्रांत को कोई बीमारी है, कोई सीरियस बीमारी? मैं जानती हूँ ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, पर ट्रस्ट मी, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, सुहाना बोली, मुझे पता है कि विक्रांत को जन्म से ही दिल की बीमारी है। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गई। उसे नहीं पता था कि विक्रांत को इतनी सीरियस प्रॉब्लम होगी। सुहाना ने फिर कहा, वैसे कुछ सालों पहले उसका ऑपरेशन हो चुका है और अब वो ठीक है। मयूरी ने कहा, क्या तुम्हें पक्का पता है कि अब वो ठीक है? मयूरी को पता था कि अगर किसी को जन्म से ही दिल की बीमारी हो तो वो इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकती। और फिर उसे विक्रांत का वही हॉस्पिटल वाला सीन याद आ रहा था। सुहाना ने कुछ देर रुककर फिर कहा, विक्रांत को जन्म से ही दिल की बीमारी थी और अब तक उसके काफ़ी ऑपरेशन भी हो चुके हैं, पर अब उसकी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। कुछ सालों पहले उसका एक लास्ट ऑपरेशन हुआ था।
उसने मुझे खुद बताया था कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मैंने व्यास अंकल से भी पूछा था तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि अब विक्रांत ठीक है। उसकी बात सुन मयूरी ने कहा, पर जिस दिन तुम यहाँ से गई थी उस दिन मैंने विक्रांत को हॉस्पिटल में एडमिट देखा था। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। उसकी बात सुन सुहाना घबरा गई। उसे ऐसे देख मयूरी ने कहा, सुहाना रिलैक्स, घबराओ नहीं, हो सकता है कि उसे अभी भी ये प्रॉब्लम हो या नहीं। उसकी बात सुन सुहाना ने परेशान होते हुए कहा, पर उसका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ था, तो फिर वो दोबारा बीमार कैसे पड़ सकता है। फिर उसने अपने मन में कहा, अगर विक्रांत की तबीयत इतनी खराब होती तो अब तक व्यास अंकल यहाँ उसके आसपास आ चुके होते। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद मयूरी ने उसे टैक्सी में बैठाया और वापस घर भेज दिया। वहीं उसके मन में अभी भी यही बात घूम रही थी, क्या सच में विक्रांत मुझे अपनी बीमारी की वजह से ही खुद से दूर रखना चाहता था। घर पहुंचने के बाद वो ड्रॉअर में विक्रांत की दवाइयां देखने लगी, पर तभी वहां विक्रांत आ गया। उसे वहां देख सुहाना ने घबराते हुए कहा, वो वहां दवाइयां कैसी हैं, क्या तुम्हारे दिल की बीमारी वापस आ गई। विक्रांत ने कहा, ये तो विटामिन की गोलियां हैं, देखो यहाँ लिखा भी है। विक्रांत ने पहले ही मेहुल से कहकर अपनी दवाइयां विटामिन के बॉक्स में डलवा दी थी, पर उसे ये रियलाइज हो गया था कि सुहाना को अब उस पर डाउट हो गया है। जब वो दोनों डाइनिंग रूम में गए तो सुहाना ने उससे कहा, विक्रांत हम शादी कब करेंगे, क्योंकि अगर मैंने शादी से पहले इस बच्चे को जन्म दे दिया तो लोग बातें बनाएंगे। सुहाना को पता था कि अगर विक्रांत को अभी भी दिल की बीमारी होगी तो वो उससे कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। उसकी बात सुन विक्रांत ने स्माइल करते हुए कहा, सुहाना लड़कियां कभी भी लड़कों को शादी के लिए प्रपोज नहीं करती। उसके बाद उन दोनों ने खाना खाया। फिर जब सुहाना अपने रूम में गई तो विक्रांत ने उसे एक काढ़ा पिलाया। शुरू में विक्रांत के हाथ से उसे वो काढ़ा देते हुए बहुत कांप रहे थे, पर फिर उसने उसे वो पिला दिया। उसमें से किसी अजीब सी दवाई की स्मेल भी आ रही थी। वहीं इस वक्त तक मयूरी भी सुजल के घर आ चुकी थी। घर आते ही वो फिर से माही के बारे में उस फाइल में देखने लगी। उसे जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा था वो उसे मार्क करती जा रही थी। वो उन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी जो अब तक माही चंदेल और शनाया ज्वेलर्स के बीच में हुए थे, पर उसे पूरी फाइल पढ़ने के बाद भी अब तक एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला था। ये देखकर मयूरी हैरान हो गई। उसे अच्छे से याद था कि कुछ सालों पहले एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेज और शनाया ज्वेलर्स के बीच एक कोलैबोरेशन हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया उस कोलैबोरेशन की इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करना ही भूल गई हो। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत रिया को कॉल करके पूछा तो उसने बताया, मयूरी वो कोलैबोरेशन खुद बॉस ने डील किया था, इसलिए मेरे पास इस कोलैबोरेशन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उसकी बात सुन मयूरी के मन में यह बात आई, अगर अहान ने खुद वो डील की थी तो उन्होंने कंपनी की तरफ से किससे बात की थी, माही चंदेल से। इसका मतलब क्या वो दोनों एक दूसरे को सच में जानते हैं। अब मयूरी के मन में माही के शब्द गूंजने लगे। उसे पहले भी लगा था कि वो उसे उस दिन कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो उस दिन उसकी बात समझ ही नहीं पाई। अब मयूरी को यह लगने लगा था कि जरूर कोलैबोरेशन के टाइम अहान और माही के बीच कुछ हुआ था, इसलिए वो उसे उस दिन अहान के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रही थी। मयूरी ने गुस्से में कहा, खड़ूस वायडो, मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर क्या करूं, मैं उससे प्यार जो करती हूँ। फिर वो काउच पर लेट गई और उसे अहान का वो कल वाला सपना याद आने लगा जिसमें वो उसे अपने पास वापस आने को कह रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, काश अगर वो वायडो मुझे सच में अपने पास रुकने को कहता तो मैं पक्का उसके गले लग जाती और अगले ही दिन अपना सामान लेकर राजादा मैंसन पहुंच जाती, पर वो तो बस एक सपना था। फिर अचानक उसे उस नोट के बारे में याद आया जिसे वो कल पढ़ ही नहीं पाई थी। उसने खुद से कहा, उसमें अहान ने क्या ही लिखा होगा, ज्यादा से ज्यादा बस ये लिखा होगा कि परी का ध्यान रखना, और क्या लिखेंगे वो इसके अलावा। आखिर वो मुझे वापस रायजादा मैंसन आने को क्यों कहेंगे। वहीं इस वक्त अहान अपने ऑफिस में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था। एक इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद जब वो जाने लगा तो रिया ने उसे बताया, सर आज मयूरी रायचंद मैंसन गई थी। उसकी बात सुन अहान चलते चलते रुक गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने धीरे से कहा, डेट। रिया ने कहा, सर मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ डेट पर गई होंगी। रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज नर्स सुजल के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उन्हें जरूर इस बारे में कुछ पता लगा होगा कि इसलिए उन्होंने मयूरी को वहां बुलाया होगा। हालांकि मयूरी वहां काफ़ी देर तक रही। उन्होंने आज सुबह लीव के लिए भी अप्लाई किया था। अहान ने भी पहले सोचा था कि मयूरी के रायजादा मैंसन लौटने के बाद वो उसे सुजल के बारे में बताएगा, पर उसे क्या पता था कि आयरन रायचंद पहले ही बाजी मार जाएगा। उसने अपना कोट उठाया और रिया की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें घर से कोई फ़ोन आया? क्या मयूरी रायचंद मैंसन वापस आई थी? रिया ने धीरे से कहा, नहीं सर, अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। अहान ने गुस्सा करते हुए कहा, थोड़ा तेज़ बोलो, मयूरी घर आई या नहीं? रिया ने डरते हुए कहा, सर इस बारे में अभी तक मेरे पास रायजादा मैंसन से कोई फ़ोन या इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। मयूरी रायचंद मैंसन से दोपहर में वापस आ गई थी।
फिर वो ऑफिस खत्म होने से पहले ही वापस चली गई। शायद उनकी किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट थी, पर इससे पहले वो अपनी बात खत्म कर पाती अहान वहां से चला गया। उसे लग रहा था कि मयूरी उसके बिना बहुत खुश है और मजे से लोगों से मिल रही है। अब तो वो अपने काम पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे रही थे। तो क्या इसका मतलब वो अब मुझ पर भी ध्यान नहीं देना चाहती? तो मैं भी मयूरी को बेगुनाह साबित करने के लिए सुजल के बारे में पता लगाने की जल्दी क्यों कर रहा हूँ? मुझे उसकी क्या पड़ी है? वो कार में बैठा और रिया से राजादा मैंसन जाने के लिए कहने लगा। वो अभी भी अपने मन ही मन खुद को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि शायद रमेश उसे मयूरी के वापस आने के बारे में बताना भूल गया होगा। पर राजादा मैंसन पहुंचने के बाद भी उसे मयूरी कहीं दिखाई नहीं दी। तभी रमेश ने उसके पास आकर कहा, साहब खाना लगा दूं? उसने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और अपने रूम में जाकर मयूरी को ढूंढने लगा, पर वहां भी उसे मयूरी कहीं नहीं मिली। पर उसे वहां अपना छोड़ा हुआ नोट जरूर मिला। अपने लिखे हुए नोट को इस तरह जमीन पर देखकर उसे यही लगा कि अब मयूरी उसके पास वापस नहीं आना चाहती है। अहान अपने कोट को साइड में रखकर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। फिर वो अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाल कर जलाने लगा। तभी उसे याद आया कि मयूरी को उसका सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने अपनी सिगरेट गुस्से में डस्टबिन में फेंक दी। फिर खुद को रिलैक्स करते हुए अपने मन में कहा, हो सकता है मयूरी के यहाँ वापस ना आने के पीछे कोई और वजह हो। फिर वो परी के रूम में चला गया। उसे वहां देख परी भागते हुए उसके पास आ गई। डैडी! वो अहान से लिपट गई। अहान ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? परी ने अपने पेट पर हाथ घुमाया। मुझे भूख लगी है डैडी। अहान उसे नीचे ले गया और रमेश से कहकर उसके लिए दूध गर्म मंगवा दिया। उसके दूध पीने के बाद अहान ने उससे कहा, अब तुम्हारा पेट भर गया परी? तभी रमेश ने कहा, साहब डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा है कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, बस परी बेबी को 2 दिन तक ठंड से बचा कर रखना होगा। कुछ सेकंड्स रुक कर उसने फिर कहा, साहब आज सुबह मयूरी मैडम बहुत जल्दी में चली गई थी, पर उन्होंने दिन में 2 बार बेबी की तबीयत जानने के लिए फ़ोन किया था। ये सुनकर परी ने कहा, मम्मा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, उन्होंने फ़ोन पर मुझे किस भी किया। इतना कहकर वो अहान की गोद में आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, बिल्कुल वैसी जैसी मयूरी के चेहरे पर रहती थी। अहान भी इस वक्त मयूरी को देखना चाहता था। उसने परी के माथे को छूकर कहा, अब कैसा लग रहा है बेटा? परी ने स्माइल करते हुए कहा, अब मैं ठीक हूँ और डॉक्टर अंकल ने भी कहा है कि मैं अब एकदम ठीक हूँ। अहान ने कहा, तुम्हारा बुखार अभी तो उतर गया है, पर अगर तुम्हें दोबारा ठंड लग गई तो तुम्हें फिर से बुखार आ सकता है। तुम सोते हुए हमेशा अपना ब्लैंकेट फेंक देती हो, पर अगर तुम्हारी मम्मा यहाँ होती तो वो तुम्हें कसकर गले लगाकर सो जाती। उसकी बात सुन परी ने अपना माथा छूकर कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा डैडी, मुझे अपनी मम्मा के साथ सोना है। उसकी बात सुनकर अहान ने अपना गला साफ किया और स्माइल करते हुए कहा, अब तुम बड़ी हो गई हो परी, इसलिए अब तुम खुद भी कॉल करके अपनी मम्मा को यह सब बता सकती हो। फिर उसने रमेश को इशारा करके मयूरी को कॉल करने को कहा। उसने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। अहान भी परी और मयूरी की बात सुनने के लिए आराम से काउच पर लेट गया। परी ने मयूरी से कहा, मम्मा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि अगर मैं आपको गले लगाकर सोऊंगी तो वापस जल्दी से बीमार नहीं पड़ूंगी। दूसरी तरफ से मयूरी ने कहा, परी आप तो अच्छे बच्चे हो ना, आप पहले सो जाओ, मम्मा आपके पास जल्दी ही आ जाएंगी। जैसे ही परी और अहान ने मयूरी की बात सुनी, उन दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर परी सोने के लिए अपने रूम में जाने लगी, पर तभी अहान ने उसे अपनी गोद में उठाया और अपने रूम में ले जाते हुए बोला, परी आपने तो कहा था कि आप आज डैडी के साथ सोना चाहती हो, क्या हुआ भूल गई? उसकी बात सुनकर परी और रमेश हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद मयूरी भी राजादा मैंसन आ गई थी। जब वो परी के रूम में गई तो वहाँ कोई नहीं था। वो झिझकते हुए ऊपर अहान के रूम की तरफ जाने लगी। कल रात वो अहान से ठीक से बात नहीं कर पाई थी। जब परी का फ़ोन आया तो उस वक्त वो अहान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वो अपने मन में सोच रही थी कि यहाँ आने के बहाने अब वो अहान को भी देख पाएगी, पर अब उसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। वो सोच रही थी कि कहीं अहान को ये ना लगे कि वो परी का बहाना बनाकर राजादा मैंसन वापस आने की कोशिश कर रही है। जब वो अहान के रूम के बाहर खड़ी होकर ये सब सोच रही थी, तभी वहाँ रमेश वहाँ आया। मयूरी मैडम आप आ गई, परी बेबी आपका बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। उसकी बात सुनकर वो रूम में चली गई। वहाँ बहुत कम रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, परी। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसे लगा परी सो चुकी है, पर तभी उसने अपने मन में सोचा, फिर अहान कहाँ है? फिर वो धीरे से परी के साइड में जाकर लेटने लगी, पर तभी किसी ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया। मयूरी ने अपने मन में कहा, अहान। उसका ख्याल आते ही जैसे ही वो चिल्लाने वाली थी कि तभी उसे ध्यान आया कि परी सो रही है। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया
मयूरी ने अहान को खुद से दूर हटाने की कोशिश की, पर क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट रह चुका था इसलिए वो खुद को उसकी पकड़ से नहीं छुटवा पाई। पर तभी उसे अहान के सांस लेने की आवाज़ आने लगी। अहान ने मयूरी को गले से लगा लिया था। मयूरी फिर से खुद को धीरे से पीछे हटाने लगी, पर अहान ने उसे और भी ज़्यादा कसकर गले लगा लिया। कुछ देर बाद वो थक कर ऐसे ही सो गई। जब अहान को ये यकीन हो गया कि मयूरी सो गई है तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगा। उसकी आंखों में प्यार था, पर उसका दिल अभी भी बहुत परेशान था। अहान मयूरी को अपने करीब पाकर तो बहुत खुश था, पर इस बात से नाराज भी था कि मयूरी रायजादा मैंसन वापस नहीं आना चाहती थी और वो आयरन राजन से भी मिलने गई थी। अहान को अचानक गुस्सा आ गया और उसके मुंह से निकल गया, मयूरी। मयूरी ने नींद में ही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए ना प्लीज। मयूरी की बात सुनकर अहान का गुस्सा एकदम गायब हो गया। उसने उसके हाथ पर किस करते हुए कहा, अच्छा मयूरी ये बताओ मैं कौन हूँ। मयूरी ने सोते सोते ही कहा, अहान आप बुद्धू हैं। भले ही उसने अहान को बुद्धू कहा हो, पर एटलीस्ट उसने नींद में भी उसका नाम तो लिया। ये देखकर अहान खुश हो गया और उसे कसकर गले लगाकर सो गया। अगले दिन सबसे पहले परी की नींद खुली। उसने देखा उसके मम्मा डैडी साथ में सो रहे थे। वो कैसे भी करके उन दोनों के बीच में घुसने की कोशिश करने लगी और बोली, मुझे भी अपनी मम्मा के साथ सोना है। वो अपने छोटे छोटे हाथों से अहान को वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी। वहीं अहान को नींद में लग रहा था कि मयूरी उसे अपनी ओर खींचना चाहती है। वो जैसे ही मयूरी के ओर करीब जाने लगा, परी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दे दिया। अहान नींद में होने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाया और धड़ाम से नीचे गिर गया। परी जल्दी से उसकी जगह लेट गई और उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, डैडी आप पूरी रात मम्मा के साथ सोए हैं, अब मेरी बारी है। उन दोनों के झगड़ों की वजह से मयूरी की नींद भी खुल गई थी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके करीब परी लेटी हुई थी। फर्श से खड़े होकर जब अहान ने उन दोनों माँ बेटी को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, मयूरी परी का ध्यान रखना, मैं नहाने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो तुरंत बाथरूम में भाग गया। मयूरी और परी एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। फिर मयूरी ने जल्दी से परी को स्कूल के लिए तैयार किया। उसे ब्रेकफास्ट कराने के बाद उसने रमेश से कहा कि वो परी को उसके स्कूल छोड़ दे। वो मयूरी भी जल्दी से एक टैक्सी लेकर शनाया ज्वेलर्स चली गई। जब तक अहान नीचे आया तब तक परी और मयूरी दोनों वहां से जा चुके थे। मयूरी जैसे ही ऑफिस पहुंची, वैशाली तुरंत उसके पास आकर बोली, गुड मॉर्निंग मयूरी, एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, माही चंदेल भी आई हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने उन लोगों को मीटिंग रूम में वेट करने को कहा है। मयूरी ने मीटिंग रूम की तरफ देखते हुए कहा, उन्हें आए कितनी देर हो गई। वैशाली ने कहा, वो लोग बस अभी आए हैं, क्या आप उनसे अभी मिलना चाहती हैं। मयूरी ये बात अच्छे से जानती है कि उनके लिए कोलैबोरेशन कितना इम्पोर्टेंट है और वैसे भी वो लोग खुद चलकर यहाँ वापस आए थे, जो शनाया ज्वेलर्स की जीत को पहले ही प्रूव कर चुका था। उसने कहा, इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को थोड़ा चाय वगैरह पिलाओ और मिस माही चंदेल को थोड़ा आराम से बैठने के लिए कहो। उसकी बात सुनकर वैशाली वहां से कॉन्फ्रेंस रूम चली गई और मयूरी भी अपने पूरे दिन का शेड्यूल देखने लगी। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि माही चंदेल इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है और अगर वो खुद आज यहाँ चलकर आई है तो उसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन तो ज़रूर होगा। मयूरी अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखने लगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चारों तरफ सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे। मयूरी सीसीटीवी कैमरे से साफ देख पा रही थी कि माही अपनी टीम के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी। उसने लाइट पिंक कलर का बिजनेस सूट पहना था और उसके लंबे घुंघराले बाल उसके कंधों पर फैले हुए थे। वो अपने हाथ में पेन पकड़े कुछ सोच रही थी। उसे देख कर लग रहा था कि जैसे वो काफ़ी अच्छे मूड में है। उसकी टीम का एक मेंबर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, पर वो अपने बालों के साथ खेलने में ही बिजी थी। कुछ देर बाद माही ने भी उसे कुछ ऐसा कहा कि वो भी स्माइल करने लगा। मयूरी उनकी बात तो सुन नहीं पा रही थी, इसलिए कुछ देर बाद उसने वैशाली को कॉल करके पूछा तो पता लगा कि माही ने उससे कहा था, घबराइए नहीं, आज तो हम बस यहाँ एक नज़र डालने आए हैं, बाकी अभी यही समय नहीं आया है। मयूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहती है। उसे अच्छे से पता था कि वो उससे इतनी इजीली नहीं मिल पाएगी, फिर भी वो इतनी सुबह ही शनाया ज्वेलर्स आ गई थी। मयूरी खुद से ही बड़बड़ाने लगी, शायद ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि ये सच में शनाया ज्वेलर्स के साथ ये कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। पर फिर उसने अपनी टीम के मेंबर से ये कहा कि यहाँ ये बस एक नज़र डालने आए हैं, आखिर ऐसा भी क्या करने आई है माही चंदेल यहाँ, क्या ये मेरे पेशेंस को टेस्ट करना चाहती है। तभी उसने दोबारा वैशाली को फ़ोन करके कुछ समझाया। उसने मयूरी की बात सुनकर जवाब देते हुए कहा, ओके मयूरी, मैं समझ गई मुझे क्या करना है।
इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया और फिर कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद माही और उसकी टीम से कहा, आज मैनेजर मयूरी बहुत बिजी हैं, इसलिए वो आज आपसे नहीं मिल पाएंगी, आपको किसी और दिन आना होगा। वैशाली की बात सुनकर उसकी टीम के सभी लोग माही की तरफ देखने लगे। अब तक माही चंदेल खुद उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने भी ये नहीं सोचा था कि मयूरी उसके साथ ऐसा कुछ करेगी। मयूरी ने उससे अपना बदला लेने के लिए उसे वेट भी नहीं करवाया था, बस डायरेक्टली उसे जाने के लिए कह दिया था। माही को भी ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि मयूरी को उसके प्लान के बारे में पता लग गया है। तभी माही कॉन्फ्रेंस रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा, उसे सब समझ आ गया था। फिर वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ गई और बिना आवाज़ निकाले कुछ कहने लगी। उसके बाद वो तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर आ गई। वहीं वैशाली को समझ नहीं आया था कि अभी अभी माही चंदेल ने कैमरे के सामने क्या किया। वो भी उसके पीछे पीछे बाहर गई, पर माही दरवाजे पर ही रुक गई और सेक्रेटरी से बोली, तुम्हारी मैनेजर का ऑफिस कहाँ है, मुझे उनके पास लेकर चलो। उसकी बात सुनकर वैशाली हैरान रह गई थी। उसे इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या कहे। उसने कहा, आई एम सॉरी मिस माही, पर मिस मयूरी। पर माही ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, ओह प्लीज़, मुझे सब पता है, वो अपने कैबिन में ही है और अब वो मुझसे मिलना चाहती हैं। अगर तुम चाहो तो जाकर उससे पूछ सकती हो। इतना कहकर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चारों तरफ देखने लगी। तभी उसकी नज़र मैनेजर के कैबिन की तरफ गई और वो तुरंत उस तरफ जाने लगी। वैशाली ने जैसे ही उसे करते हुए देखा, वो भागकर उसके पास गई और बोली, मिस माही, आई एम सॉरी, बट मिस मयूरी सच में बहुत बिजी हैं। तभी मैनेजर के कैबिन का दरवाजा अंदर से खुला। वहाँ मयूरी खड़ी थी। उसने माही चंदेल की तरफ देखते हुए वैशाली से कहा, इट्स ओके, उन्हें अंदर आ जाने दो। फिर वैशाली एक तरफ हट गई और माही अंदर कैबिन में चली गई। अगले ही सेकंड कैबिन का दरवाज़ा बंद हो गया। पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। सभी एकटक बस मैनेजर के कैबिन की तरफ ही देख रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या लगता है तुम्हें, क्या मिस मयूरी और माही चंदेल अंदर एक दूसरे के साथ लड़ रही होंगी? हो सकता है, क्योंकि माही चंदेल भी इतनी आसानी से तो हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। अरे थोड़ा धीरे बोलो, उसकी टीम के लोग अभी भी यही हैं। वहीं कैबिन में मयूरी ने माही चंदेल की तरफ शांति से देखते हुए कहा, आप क्या लेना चाहेंगी, कॉफ़ी या पानी? माही चंदेल ने मयूरी की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, क्या आपके यहाँ चाय मिलती है? एक्चुअली चाय दिमाग को शांत करती है और मुझे लगता है उसकी आपको सख्त ज़रूरत है। मयूरी ने कहा, अब क्योंकि आप मेरे कैबिन में बैठी हैं तो आपको मेरी ही बात सुननी पड़ेगी। आप चाहें तो कॉफ़ी ले लीजिए या फिर पानी, आपकी मर्जी। इस पर माही ने कहा, चाय कॉफ़ी में क्या रखा है, लेट्स टॉक अबाउट अहान रायज़ादा। इतना कहकर उसने अपने सामने रखी चेयर खींची और उस पर अपने पैर फैलाकर बैठ गई। फिर मयूरी की तरफ देखने लगी, पर इससे पहले कि मयूरी उसे कुछ कह पाती, उसने अपना फ़ोन निकाला और उसके सामने रख दिया। फिर वो बोली, मैंने सुना है तुम्हें अहान रायज़ादा से मिले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि वो किस टाइप का लड़का है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही तुम्हें दिखा देती हूँ। इतना कहकर उसने स्माइल करते हुए उसे अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखा दिया। वो फ़ोटो किसी होटल की थी जहाँ अहान नशे की हालत में एक रूम में सो रहा था और उसके बाजू में ही माही भी लेटी हुई थी। मयूरी अपनी आंखें चढ़ाकर देखने लगी। माही ने कॉन्फ्रेंस के सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखते हुए भी यही कहा था कि उसके पास अहान रायज़ादा की कुछ फ़ोटोज़ हैं और अगर मयूरी उससे मिलने के लिए मना कर देती है तो वो उन फ़ोटोज़ को मीडिया में दे देगी। और मयूरी ने भी उससे मिलने के लिए इसलिए हाँ किया क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर माही करना क्या चाहती है। पर अब मयूरी को समझ आ चुका था कि माही के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो उसे और उसकी टीम को नीचा दिखा सके और उसकी इंसल्ट कर सके। पर तभी मयूरी के मन में ये बात आई, भले ही अहान और माही के बीच कुछ ना हुआ हो, पर अगर उनके पास उन दोनों की ऐसी फ़ोटो थी तो कुछ तो बात ज़रूर होगी। वो तो अब भी मुझसे यही कहते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर इस माही के पास उन दोनों की फ़ोटो क्या कर रही है? अहान। उसे मन ही मन थोड़ा अहान पर गुस्सा भी आने लगा था। तभी माही ने अपने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पीते हुए कहा, मिस मयूरी, आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या आप ठीक हैं? ये सुनकर मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा फ़ोटो बहुत स्टाइल से ली गई है, पर ये पोज ना जाने क्यों, पर इस फोटो को देखकर लग रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर माही ने हैरानी से कहा, व्हाट, ये क्या कह रही हो तुम? मयूरी ने वो फ़ोन उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, अहान तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे, तो मुझे उनके खिलाफ ये सब कहना बंद करो, समझाई छे के रिपीट करो। ये सुनकर मयूरी ने अपनी भौहें चढ़ाई और माही की तरफ देखते हुए कहा, आप मेरे और अहान के रिश्ते के बारे में इतने अच्छे से जानती हैं तो आप फिर ये भी जानती होंगी कि मैं उन्हीं के घर में रहती हूँ, इसलिए उनके सोने के तरीके को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता।
अगर आपका उनसे अफेयर होता तो आपको भी उनका सोने का स्टाइल पता होता। इस फोटो को देखकर साफ पता लग रहा है कि ये फोटो आपने खुद खींची है और आप दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे दो बातें प्रूफ होती हैं। एक, या तो ये फोटो नकली है या फिर आप में वो बात ही नहीं है कि अहान आपकी तरफ देखे भी। पर हाँ, अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहती हैं तो दोस्ती के नाते मैं आपको लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कुछ ट्रिक्स बता सकती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। माही ने मयूरी से ऐसे जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। उसका वार उसी पर उल्टा पड़ गया था। मयूरी गुस्सा होने की बजाय उसे ही नीचा दिखा रही थी। उसकी बात सुन माही ने हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, मैंने तुम्हें सच में हल्के में ले लिया मयूरी। ये सच है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था, पर ये फोटो ये बिल्कुल रियल है। क्या अब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? पर मयूरी तो अभी भी अपनी जगह पर बहुत ही शांति से बैठी हुई थी। उसने उसकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया था। फिर कुछ देर बाद वो बोली, मिस माही चंदेल, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रही कि एक फ़ोटो देखकर मैं अपने अहान के साथ ब्रेकअप कर लूँगी? प्लीज़ ऐसे सपने आप ना ही देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस जन्म में तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अगर देखा जाए तो इसमें अहान की भी कोई गलती नहीं है। वो है ही इतने हैंडसम कि उनके पीछे सारी लड़कियां पागल हैं। और वैसे भी खूबसूरत लोगों के पीछे बहुत से लोग पागल होते ही हैं। अब आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरे पीछे भी ना जाने कितने ही हैंडसम लड़के पागल हैं। उसकी बात सुनकर माही ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, मिस मयूरी, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को बहुत बार प्रॉब्लम में डाल देता है। क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि कहीं तुम्हें सच में कोई लड़की टक्कर देने आ गई तो? फिर वो मयूरी की तरफ झुककर और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जैसे अहान रायजादा की बेटी परी की असली माँ। मयूरी उसे देखते हुए पानी पी रही थी, पर जैसे ही उसने माही की बात सुनी तो उसे हंसी आ गई। उसने मजाक बनाते हुए कहा, डर? मुझे तो इतना ज़्यादा डर लगता है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कभी सुबह जागने के बाद मेरे सामने परी की माँ आ जाए, क्योंकि उसके बाद तो अहान मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगे ना। फिर वो अपनी चेयर से उठी और माही चंदेल की तरफ आगे बढ़कर बोली, आप भी मुझे उसी कंडीशन में देखना चाहती है ना? बट आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ही परी की असली माँ हूँ। अरे अरे, क्या हुआ? सरप्राइज हो गई क्या? उसकी बात सुन माही गुस्से से अपनी चेयर से उठी और तुरंत मयूरी के कैबिन से बाहर चली गई। और मयूरी वहीं खड़ी स्माइल कर रही थी। मयूरी ने ये तो जान चुकी थी कि अहान और माही के बीच होटल में कुछ नहीं हुआ था, पर उसके पास जो फोटो थी उससे तो यही पता लग रहा था कि जरूर वो दोनों एक साथ वहां उस रूम में थे। जैसे ही मयूरी के मन में यह ख्याल आया, मन ही मन उसे बहुत गुस्सा आने लगा। मयूरी खुद को रिलैक्स करके अपने काम पर फोकस करना चाहती थी, पर उसकी नज़रों के सामने बार बार वही फोटो आ रही थी। ऑफिस टाइम पूरा होते ही उसने तुरंत टैक्सी ली और सीधा रायजादा मैंसन के लिए निकल गई। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचकर परी को गोद में उठाने लगी, तभी अहान भी वहां आ गया। मयूरी आज बहुत गुस्से में थी और अहान से उस फोटो की सच्चाई के बारे में जानना चाहती थी, पर जैसे ही उसने अहान का चेहरा देखा, उसकी हिम्मत कहीं गायब हो गई। वह उसे कुछ नहीं कह पाई। तभी परी ने मयूरी से कहा, मम्मा मुझे पानी पीना है। मयूरी ने उससे कहा, मैं अभी लाती हूँ परी। वहीं काउच पर बैठा अहान इस बात से नाराज था कि आज सुबह मयूरी उसे छोड़कर बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई थी। उसने तुरंत कहा, मुझे भी प्यास लगी है। मयूरी अपने हाथ में पानी के 2 गिलास लेकर आई। उसने एक पानी का गिलास परी को दे दिया और दूसरे गिलास से सारा पानी अहान के सामने खड़े खड़े पी गई। फिर उसने खाली गिलास को जोर से आवाज करते हुए टेबल पर रख दिया और परी के साथ खेलने लगी। रात में डिनर के टाइम पर परी आराम से चेयर पर बैठी खाना खा रही थी, पर अहान और मयूरी के बीच में तो जैसे वॉर चल रहा था। अहान जिस भी चीज़ को खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता, मयूरी उसे तुरंत उठा लेती। अहान ने जब अपना हाथ पनीर टिक्का की तरफ बढ़ाया तो ये देख मयूरी अपने मन में बोली, पनीर टिक्का तो मुझे बहुत पसंद है। इस झगड़े की वजह से मैं पनीर टिक्के को अपने हाथों से कैसे जाने दे सकती हूँ। उसने खांसी करने का नाटक किया और फिर बोली, वो एक्चुअली मैंने गलती से पनीर टिक्का की प्लेट पर खांस दिया था। आई थिंक आपको ये नहीं खाना चाहिए। लाइए, अब इसे मैं ही पूरा फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। इतना कहकर उसने वो प्लेट उठाई और मज़े से खाने लगी। फिर उसने अहान को चिढ़ाते हुए कहा, आज तो पनीर टिक्का बहुत ही सरस बना है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पनीर टिक्का कभी नहीं खाया। अगर अहान अब भी उसकी नाराज़गी को नहीं समझ पाता तो सच में बहुत बड़ा इडियट होता। और वैसे भी मयूरी उसे आज ठीक से बात नहीं कर रही थी। उसने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मयूरी क्या मैंने कोई गलती की है? उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपने मन में कहा, आपने तो कोई गलती नहीं की, पर आपकी प्यारी माही चंदेल ने जरूर की है। इस वक्त मयूरी को अहान का हैंडसम चेहरा देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने फिर से खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी आपको इतना ज़्यादा हैंडसम होने की?
अगर आप इतने हैंडसम नहीं होते तो इतनी सारी लड़कियां आपके आसपास नहीं घूमती। पहले वो नियति आपके पीछे पड़ी थी और अब जब उसे पीछा छूटा तो ये माही चंदेल आ गई। उसे ऐसे ही खोया हुआ देखकर आहान ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो, ऐसे चुप क्यों बैठी हो? पर मयूरी ने भी सोच लिया था कि अब वो एक शब्द भी नहीं कहेगी। एक तो पहले ही उन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था और अगर अब उसे ये पता लग जाता कि मयूरी को किसी लड़की के उसके करीब आने से जलन हो रही है तो आहान तो ना जाने कैसे ही रिएक्ट करेगा और इससे उसकी प्रिंसेस वाली इमेज को खतरा हो सकता है। वो बिना कुछ कहे गुस्से से अपने गाल फुलाकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। वो जिस तरह से खा रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो माही का सारा गुस्सा अपने खाने पर निकाल रही हो। उसे इतना गुस्से में देखकर आहान ने अपनी प्लेट से एक सैलेड का पीस उठाकर मयूरी के प्लेट में रखते हुए कहा, मयूरी तुम बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? उसकी बात सुन मयूरी ने गुस्से से वो सैलेड का पीस वापस आहान की प्लेट में रखते हुए कहा, हाँ सही कह रहे हैं आप, मैं बच्ची ही तो हूँ, मैं तो नासमझ भी हूँ और अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो आप अपनी माही के पास चले जाइए, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी। समझाई है कि रिपीट करूँ? पर अगले ही सेकंड उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी क्या कह दिया था। उसने अपने मन में कहा, अब जब सब मैंने कह ही दिया है तो मैं बाकी की बातें भी क्लियर कर ही देती हूँ। इतना सोचकर उसने कहा, आपका माही चंदेल के साथ क्या रिश्ता है और उसके पास आप दोनों के साथ में वो फोटो कैसे आई? उस जैसी खूबसूरत लड़की के करीब जाकर तो आप भी बहुत खुश हो रहे होंगे। उसकी बातों से उसकी जेलसी साफ नजर आ रही थी। उसका गुस्सा भी अब बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से में कहा, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा और अगर आपने मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो ये प्रिंसेस आपको छोड़ने में जरा भी टाइम नहीं लगाएगी। माही चंदेल का नाम सुनते ही आहान भी सब कुछ समझ गया, पर उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ भी बताने की जल्दी में था। वो शांति से परी को खाना खिलाने लगा। उसे चुप देखकर मयूरी ने फिर कहा, आहान आप ये मत समझना कि ऐसे चुप रहकर आप मुझसे बच सकते हैं। अगर आज आपने मुझे सच नहीं बताया तो हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इससे पहले कि मयूरी अपनी बात खत्म करती, आहान ने टिश्यू पेपर उठाया और परी का मुंह साफ करने लगा। जब तक परी का खाना भी हो चुका था इसलिए उसने रामू काका को परी को वहां से ले जाने को कह दिया था। मयूरी भी आहान को टकटकी लगाए देख रही थी। तभी आहान ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, माही ने वो फोटो छिप कर ली है। मयूरी ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ तो वो फोटो तभी तो ले पाई होगी ना जब आपने उसे लेने दी होगी। अगर आप उसके साथ उस रूम में जाते ही नहीं तो उसे छिपकर फोटो खींचने का मौका भी नहीं मिलता। एक सेकंड, इसका मतलब आप इस फोटो वाली बात के बारे में पहले से ही जानते हैं और आपने भी वो फोटो देखी है और इसके बावजूद भी आपने उस माही चंदेल को ऐसे ही जाने दिया। आहान ने कहा, मयूरी लिशन, पहले मेरी बात सुनो। मयूरी को इतने गुस्से में देखकर आहान ने किचन स्टाफ को मयूरी के लिए ठंडा जूस लाने को कहा। मयूरी ने तुरंत कहा, मुझे नहीं पीना, अभी मुझे थोड़ी देर गुस्से में ही रहना है। अगर मुझे लगा कि आपने मुझे चीट किया है तो भले ही मैं आपको कुछ न कह सकूं, पर उस माही को मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी बात सुनकर आहान ने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम्हें वो स्केच याद है जो तुमने मेरे स्टडी रूम में देखा था? स्केच? मयूरी अपने मन में बोली, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? उसी स्केच की वजह से तो मैं नियति के जाल में फंसते फंसते बची हूँ। फिर उसने हैरान होते हुए कहा, क्या वो स्केच आपको माही ने गिफ्ट किया था? पर ऐसे कैसे हो सकता है? उसमें जिस लड़की की शक्ल थी वो बिल्कुल भी माही से नहीं मिलती। आहान ने कहा, वो स्केच माही ने नहीं दिया था, पर वो उस बात से कनेक्टेड जरूर है। इससे पहले कि मयूरी अपने दिमाग में कुछ खिचड़ी पकाती, आहान उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, उसके बारे में जानने के लिए मैं तुम्हें कुछ टाइम पीछे ले जाता हूँ। उस वक्त उत्तराखंड की त्रिपाठी फैमिली ने एक बहुत बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। त्रिपाठी फैमिली उत्तराखंड के सबसे अमीर फैमिलीज में से एक थी। त्रिपाठी फैमिली ने सिर्फ बिजनेस इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि अपने कल्चर को आगे बढ़ाने में भी बहुत कुछ किया था। उस टाइम पर उनका एक अलग ही रुतबा था। मुझे भी उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था और उसी पार्टी में मैं उस लड़की से मिली जिसने मुझे वो स्केच दिया था। त्रिपाठी फैमिली उत्तराखंड के सबसे अमीर फैमिलीज में से एक थी। त्रिपाठी फैमिली ने सिर्फ बिजनेस इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि अपने कल्चर को आगे बढ़ाने में भी बहुत कुछ किया था। उस टाइम पर उनका एक अलग ही रुतबा था। मुझे भी उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था
और उसी पार्टी में मैं उस लड़की से मिला जिसने मुझे वो स्केच दिया था, बल्कि वहीं पर मैं माही चंदेल से भी मिला था। अहान कुछ टाइम पहले ही शनाया ज्वेलर्स का CEO बना था और बहुत कम टाइम में ही वो एक बहुत ही बड़ी पोजीशन पर पहुंच गया था। उसने बहुत कम उम्र में बहुत सारी सक्सेस अचीव कर ली थी। उस दिन अहान ने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी वहाँ माही आ गई और उसने उसे होटल तक पहुँचाने में हेल्प की। उसने आगे कहा, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। माही मेरे साथ उस रूम में मुश्किल से 15 मिनट ही रुकी थी और 15 मिनट में तो हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ नहीं कर सकते ना। मैं इतने ज़्यादा नशे में था कि बेड पर लेटते ही सो गया था। हम दोनों के बीच उस दिन सच में कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर उस फोटो का क्या? मयूरी के इस सवाल पर अहान ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम माही चंदेल से खुद मिल चुकी हो तो तुम इतना तो समझ ही चुकी हो कि वो ऐसी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है जो किसी को भी अपना फ़ायदा उठाने दे। मुझे भी पहले इस फोटो के बारे में पता नहीं था और जब मुझे बाद में पता लगा तो मैं भी पहले थोड़ा हैरान हुआ, पर मैं जानता था कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मैंने भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अहान माही के बारे में कब का भूल चुका था, पर जब उसे एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस के साथ कोलैबोरेशन के बारे में पता लगा तब उसे अचानक उस फोटो के बारे में याद आ गया था और इसलिए वो मयूरी को उस मीटिंग में जाने से रोकने के लिए उसके पीछे तक वहाँ गया था। पर उसके पहुँचने से पहले ही मयूरी माही से मिल चुकी थी। फिर अहान ने धीरे से कहा, मयूरी, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। पर मयूरी ने उसकी बात पर यकीन ना करते हुए कहा, आपके कहने से क्या आप निर्दोष साबित हो जाएंगे? मैं कैसे मान लूँ कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे? आपने माही की स्माइल देखी है, वो तो इतनी खूबसूरत है कि कोई अंधा भी उसके पीछे पागल हो जाए। और क्या पता आप भी उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए हों। और अब जब ये बात मेरे सामने आ गई है तो आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि आपके साथ कुछ नहीं किया गया। मयूरी अभी भी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी, पर वो जैसे ही वहाँ से जाने के लिए उठी, अहान ने उसे खींचकर चेयर पर बिठा दिया और कहा, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं मयूरी? माही को लड़के नहीं बल्कि लड़कियाँ पसंद है। उसकी बात सुन मयूरी इतनी ज़्यादा शॉक्ड रह गई कि वो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गई। उसके कानों में अहान के शब्द ही गूंज रहे थे। वो हैरानी से अहान की तरफ देखे जा रही थी। क्या लगता है आपको? उसने अहान की तरफ देखते हुए कहा, अहान, आप मुझसे इस तरह का मजाक नहीं कर सकते और मैं भी आपकी ऐसी बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर आपने मुझे अब भी सच नहीं बताया तो मैं अभी माही को कॉल करके यहाँ बुला लूंगी, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। उसकी बात सुन अहान ने अपनी जेब से फ़ोन निकालते हुए कहा, लो, तब तो मेरे फ़ोन से ही उसे कॉल कर लो। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर साफ पता लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। मयूरी ने उससे कहा, अगर आप उसके बारे में ये सब जानते थे तो आपने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? आपको पता भी है उसने मुझे वो फोटो दिखाकर कितना परेशान किया। इतना कहते कहते वो रुक गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अहान को ये पता लगे कि उसे माही से कितनी जलन हो रही थी। पर अहान ये बात समझ चुका था। उसके होठों पर स्माइल आ गई। वो मयूरी को बहुत प्यार से देखने लगा। जब मयूरी को लगा कि अहान उसे आगे बढ़कर हक करने वाला है तो उसने अचानक से कहा, मैं ये बात ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। आप कंपनी के CEO हैं और आपने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई। उसकी बात सुन अहान ने अपना हाथ जेब में डालते हुए कहा, अगर वो लड़कियों को पसंद करती है तो ये उसका पर्सनल मैटर है। हम इस बात को अपने बिजनेस के फायदे के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसकी बात सुन मयूरी ने नजाकत से अपने बाल ठीक करते हुए कहा, किसने कहा कि मैं इस बात को बिजनेस के फायदे के लिए यूज़ करना चाहती हूँ? मुझे तो इस बात की फिक्र है कि कहीं माही का दिल मुझ पर ना आ गया हो। मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ। फिर उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों में एक अलग ही परेशानी दिखने लगी। उसने तुरंत अहान की तरफ देखते हुए कहा, आपने कहा कि माही आपको पसंद नहीं करती, तो फिर वो मेरे पास आपकी बुराई करने क्यों आई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पहली नज़र में ही मुझसे प्यार हो गया हो और वो चाहती हो कि मैं आपको छोड़कर उसके पास चली जाऊं? मयूरी जितना इस बारे में सोच रही थी उतना परेशान होती जा रही थी। उसने तुरंत अहान का हाथ पकड़कर कहा, आप माही के बारे में और क्या जानते हैं? वो तो पहले ही इतनी खूबसूरत है, तो वो ऐसे ही किसी को तो पसंद नहीं करेगी ना। पर मुझे अपने आसपास खुद से ज़्यादा सुंदर तो कोई लग ही नहीं रहा। इसका मतलब मुझे रिस्क है। पूरी रात मयूरी के मन में यही बात घूमती रही और अगले दिन भी यही सब सोच सोच कर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपने कैबिन में बैठी थी, तभी वहाँ बाबू भाई आ गए। उन्हें वहाँ देखकर मयूरी बोली, अरे बाबू भाई, आप यहाँ? कोई काम था आपको? उसकी बात सुन उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, नहीं मयूरी बहन, मुझे कोई काम नहीं था। पर जब मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आने लगा तो वहाँ एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस की MD माही चंदेल खड़ी थी और उन्होंने मुझे कहा कि वो आपसे मिलना चाहती हैं। क्या मैं उन्हें अंदर आने को कह दूं? उसकी बात सुन मयूरी ने अपने मन में सोचा,
मुझे आहान की बातों के साथ साथ माही से भी इस बारे में पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू बाबू भाई। हाँ, आप उन्हें अंदर आने को कह दो। बाबू भाई ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चले गए। इस वक्त वैशाली भी मयूरी के कैबिन में ही थी। मयूरी ने उससे कहा, वैशाली, मिस माही के लिए अदरक वाली चाय भिजवा देना, उन्हें काफ़ी पसंद है। उसकी बात सुन वैशाली भी हाँ में अपना सिर हिलाकर वहां से चली गई। कल जाते वक्त माही काफ़ी गुस्से में थी और मयूरी से मिलने से पहले उसके मन में भी यही चल रहा था कि वह भी उससे गुस्सा होंगी, पर उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि वह उसे इतने अच्छे से ट्रीट करेंगी। उसने अंदर आकर हैरानी से कहा, मैंने तो सोचा था कि आप कल के बाद मुझसे मिलना भी नहीं चाहेंगी। इतना कहकर वो चेयर पर बैठ गई। आज वो मयूरी से ऐसे बात कर रही थी जैसे वह बहुत अच्छी दोस्त हो। उसने लाइट मेकअप किया हुआ था और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने आज बिजनेस सूट की जगह एक वाइट लॉन्ग ड्रेस पहनी थी जिसमें वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने तुरंत कहा, मैं आपसे क्यों नहीं मिलना चाहूँगी। गुस्से में कल आप यहाँ से गई थी, मैं नहीं, और आज जब आप खुद मुझसे मिलने आए हैं तो मेरा आपसे ना मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसकी बात सुनकर माही हैरान हो गई और स्माइल करते हुए बोली, लगता है आपको फोटो का सच पता चल गया मिस मयूरी। आज वो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रही थी। जब वहाँ चाय आई तो उसने एक चाय का कप उठाकर मयूरी के सामने रख दिया। मयूरी उसे चुपचाप देख रही थी। तभी माही ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मयूरी के गाल को छूते हुए बोली, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट है और आपका स्किन केयर प्रोडक्ट्स कलेक्शन भी। आई एम श्योर आप खुद को मेंटेन करने के लिए बहुत टाइम लगाती होंगी। उसने आगे कहा, वैसे आपको पता लग भी गया तब भी कोई बात नहीं। हाँ, मैंने वो फ़ोटो चिप कर ली थी और ये भी बिल्कुल सच है कि उस दिन होटल रूम में मेरे और हान के बीच कुछ नहीं हुआ था। मैं तो बस आपका टेस्ट लेने की कोशिश कर रही थी, पर आप तो मेरी सोच से भी कहीं आगे निकली। अच्छा, अब वो सब बातें जाने दीजिए। क्या हम उस बात को भूल सकते हैं? मयूरी को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो उसे क्या कहना चाहती है। उसने अपने मन में कहा, आखिर ये मेरी स्किन और स्किन केयर प्रोडक्ट्स कलेक्शन को इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं, और अब मुझे कल जो कुछ भी हुआ उसे भूलने के लिए भी कह रही हैं। पर अगर मैंने इसे फ्रेंडशिप के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा लिया तो कहीं ये मुझे प्रपोज ना कर दे। मयूरी आज से पहले अपनी इतनी नर्वस कभी नहीं हुई। इससे पहले भी उसे बहुत से लड़कों ने प्रपोज किया था, पर आज पहली बार उसे कोई लड़की प्रपोज करने वाली थी। पर तभी उसने हल्के से अपने सिर को पुश करते हुए खुद से कहा, ये सब आहान का किया धरा है। उन्हीं की वजह से मैं माही के लिए सब उल्टा सीधा सोच रही हूँ, और क्या पता कल आहान ने जो कुछ भी कहा हो वो सब झूठ हो, या वो मेरे मजे लेने के लिए ये सब कर रहे हो। मयूरी अपने मन में ना जाने क्या क्या सोच रही थी। फिर वो अचानक से बोली, क्या आप आहान को काफ़ी पहले से जानती हैं? माही ने कहा, मिस्टर आहान रायजादा को आहान कहकर बुलाने वाले लोग बहुत कम हैं। मैं उन्हें काफ़ी सालों से जानती हूँ, पर आज तक कुछ एक लोगों को छोड़कर किसी ने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें आहान कहकर बुला सके। क्या आपको उनसे डर नहीं लगता? इतना कहकर वो अपनी चाय पीने लगी। उसके बात करने के तरीके को देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे वो आहान से बहुत डरती थी, पर फिर भी वो उसके बारे में बहुत कुछ जानती थी। इतना कहकर वो अपनी चाय पीने लगी। उसके बात करने के तरीके को देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे वो आहान से बहुत डरती थी, पर फिर भी वो उसके बारे में बहुत कुछ जानती थी। मयूरी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान को पसंद करती है या नहीं। उसने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, बाहर से देखने पर वो थोड़े स्ट्रिक्ट दिखते हैं, पर रियल में वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। क्या आपको कभी आहान की तरफ से ऐसा नहीं लगा? आई मीन, आप उनकी तरफ कभी अट्रैक्ट? वो कहते कहते रुक गई। माही ने तुरंत कहा, किसने कहा कि मैं कभी उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई? उसने आगे कहा, मैं आहान को काफ़ी सालों से जानती हूँ। आहान तो अभी कुछ सालों पहले ही सिनाया ज्वेलर्स के CEO बने हैं, पर उसने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया। वो बिजनेस में किसी को भी अपने सामने खड़ा होने का चांस नहीं देता। जब फर्स्ट टाइम मैं उससे मिली और मैंने उसे फ्रेंडशिप करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था, तो उसने मुझे ये कहकर साफ मना कर दिया कि उसे किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही घमंडी और इंट्रोवर्ट इंसान था। हालांकि अब उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अब भी उन सब बातों को याद करते वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता है। माही हमेशा से ही बहुत लाड़ प्यार से पड़ी हुई थी। उसकी फैमिली को बिजनेस में त्रिपाठी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए उस वक्त बिजनेस इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें किसी भी बात के लिए मना कर सके। त्रिपाठी फैमिली की इकलौती बेटी के बाद माही ही उत्तराखंड की सबसे पॉपुलर लड़की थी
और उस दिन की इंसल्ट के बाद से माही हमेशा से आहान पर नजर रखने लगी। तभी एक दिन मौका पाकर उसने आहान के साथ वो फोटो क्लिक कर ली। मयूरी ध्यान से माही की बातें सुन रही थी। उसके चुप होते ही वो अचानक से बोली, इसका मतलब आप लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हो? ये सुन माही हैरान हो गई। उसके मुंह से सिर्फ यही निकला, व्हाट? मुझे लड़कियों में क्यों इंटरेस्ट होगा? मयूरी ने गुस्से से अपने मन में कहा, आहान आप कितने बड़े धोखेबाज हो, आपने मुझसे झूठ बोला। वो मन ही मन आहान को कोस रही थी, पर तभी उसके मन में यह बात आई, कहीं माही चंदेल अपनी सच्चाई छिपाने के लिए तो ये सब नहीं कह रही ताकि कोई उसका मजाक ना बनाए। वो उसे ऊपर से नीचे अजीब तरह से देखने लगी और बोली, वैसे आजकल लोग बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं और लोगों को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़की लड़के में इंटरेस्टेड है या नहीं। उसकी बात सुन माही गुस्से में आ गई। उसने अपने हाथ से चाय का कप नीचे रखते हुए कहा, तुम प्लीज मुझे ऐसी नजरों से मत देखो। अगर तुम मुझे पूरा दिन भी घूरती रहोगी तब भी मैं यही कहूंगी कि मैं सिर्फ लड़कों में इंटरेस्टेड हूँ। वैसे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझे लड़कियां पसंद है? उसकी बात सुन मयूरी अपने मन में ही बोली, अब इस माही को कैसे बताऊं कि यह सब मुझे आहान ने बताया था। पर मयूरी के चेहरे को देखकर माही सब समझ गई। वो बोली, आहान। इतना कहकर वो अपने चेहरे से खड़ी हुई अपनी चेयर से इतना कहकर वो अपनी चेयर से खड़ी हुई और मयूरी के पास जाकर उसके कंधों को थपथपाते हुए बोली, हो सकता है कि आहान ने तुम्हें वो सब इसलिए कह दिया हो ताकि तुम जेलस होकर मुझसे या उससे लड़ने ना लगो। वैसे देखा जाए तो उस जैसे घमंडी इंसान के लिए किसी लड़की को इस तरह मनाना सच में बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक उसने तुमसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो तुम्हें कन्विंस करना चाहता था। मयूरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप मुझे दिलासा दे रही हैं? माही ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे चेहरे की मायूसी देखकर खुश हो रही हूँ। वैसे तुम चाहो तो मुझे और खुश कर सकती हो। पर तभी अचानक से मयूरी के चेहरे का गुस्सा और मायूसी कब गायब हो गई, ये देखकर माही ने हैरानी से कहा, वाह, तुम तो बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन निकली। अब मयूरी भी खुद को रोक नहीं पाई। वो उसको उसी की लैंग्वेज में समझाते हुए बोली, और तुम एक चालाक लोमड़ी। उसकी बात सुन माही अपनी जगह पर बैठते हुए बोली, जबान संभाल कर बात करो। मैंने ना तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुमसे छीना है और ना ही उसे आज तक छुआ है। सब कुछ अच्छे से बता देने के बाद भी तुम मुझसे इस तरह चिल्लाकर बात क्यों कर रही हो? मयूरी ने अपनी तीखी आवाज में कहा, इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद भी तुम अब भी मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हो। और इतना ही नहीं, तुमने जानबूझकर मुझे वो फोटो दिखाकर मुझे आहान के खिलाफ करने की कोशिश की। मुझे तो तुम्हें पहली बार में ही यहाँ से भगा देना चाहिए था, पर सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हें यहाँ बैठाकर इतनी रिस्पेक्ट से चाय पिला रही हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पहले वाले सवाल का जवाब भी दे देती हूँ। मुझे अपनी स्किन ग्लो करने के लिए किसी स्किन केयर प्रोडक्ट के कलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पैदाइशी खूबसूरत हूँ। और हाँ, आहान के सामने भले ही लाखों लड़कियाँ आ जाएं, पर वो हमेशा मुझे ही चूज करेंगे। समझाई छे के रिपीट करूँ? उसके बाद वो दोनों लगातार एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहे ही जा रही थी, पर एक लंबे आर्गुमेंट के बाद लास्ट में माही हार गई। आखिर मयूरी अपने सामने माही को जीतने कैसे दे सकती थी? मयूरी का भी एक अलग ही स्टाइल था। कभी वो एकदम क्यूट सी प्रिंसेस बन जाती तो अगले ही सेकंड झांसी की रानी वाला अवतार धारण कर लेती थी। लास्ट में माही ने अपनी हार मानते हुए उससे कहा, ठीक है, तुम जीती और मैं हारी। क्या अब हम कलेक्शन की बात कर सकते हैं? लास्ट में माही ने अपनी हार मानते हुए उससे कहा, ठीक है, तुम जीती और मैं हारी। क्या अब हम कोलैबोरेशन की बात कर सकते हैं? इतने सालों में आज तक माही के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसने किसी के सामने हार मानी हो, पर क्योंकि उसके लिए ये कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। अगर ये कोलैबोरेशन नहीं होता तो उसे अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता। उसने अपनी अगली चाल चलते हुए कहा, मैं अपनी कंपनी की तरफ से कोलैबोरेशन की बात करने आई हूँ और मैंने आपके लिए उस फोटो के अलावा एक गिफ्ट और तैयार किया है। आखिर अब कौन सी चाल चलने वाली है माही चंदेल? माही के मुंह से गिफ्ट का नाम सुनते ही मयूरी के कान खड़े हो गए। उसने अपने मन में सोचा, इसने मुझे जो फ़ोटो दिखाई थी उसने ही मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, और अब ये मेरे लिए एक और गिफ्ट लेकर आई है। क्या वो पहले वाला काफ़ी नहीं था? लोग सही कहते हैं, जो लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं वो उतनी रिस्की भी होती हैं।
पर फिर उसने भी खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए और अपना गला साफ करते हुए कहा, माही तुम प्लीज़ ये घुमा फिरा कर बात मत करो। मैं तुम्हारे काम करने का तरीका अच्छे से जानती हूँ, इसलिए हम पहले तुम्हारी कंपनी की जो भी कंडीशंस हैं उनके बारे में सोचेंगे। उसके बाद कंपनी का जो भी डिसीज़न होगा वो तुम्हें बता दिया जाएगा, पर हम तुम्हारे बेकार के ऑफ़र के लिए अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर माही ने सीरियस होते हुए कहा, मयूरी तुम पूरी बात क्यों नहीं सुनती? पहले सुन तो लो कि मैं तुम्हें क्या ऑफ़र देना चाहती हूँ। फिर उसने मयूरी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम किसी को ढूंढ रही हो। मेरा ऑफ़र ये है कि अगर मैं तुम्हें नर्स सुजल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दूँ तो। उसकी बात सुनकर मयूरी ने हैरान हो अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने अभी? पर अगले ही पल वो खुद को रिलैक्स करते हुए बोली, मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रही हो? तुम एक झूठी इन्फॉर्मेशन देकर मुझे करोड़ों की कोलैबोरेशन करना चाहती हो। आखिर तुम बेवकूफ़ किसे बना रही हो? माही ने कहा, मयूरी तुम पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम बाद में डिसाइड करना कि तुम्हें मुझ पर यकीन करना है या नहीं। कुछ सेकंड रुक कर उसने फिर कहा, सुजल का जन्म एक मेडिकल फैमिली में हुआ था और वह बहुत टैलेंटेड भी है। मयूरी ने कहा, क्या बस तुम्हें उसके बारे में यही बताना था? माही ने अपना सिर ना में हिलाया और स्माइल करते हुए बोली, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? एटलीस्ट लेट मी कंप्लीट ना। वहीं मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि माही के पास सुजल के बारे की कोई इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं। उसने माही की तरफ अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, सुजल अपनी फैमिली की इकलौती बेटी है, तो अगर वो इस मेडिकल फील्ड में गई तो इसमें कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन क्या है? सुजल इकलौती नहीं है, उसका एक भाई भी है और मैं खुद उससे मिली हूँ। ये सुनकर मयूरी ने हैरानी से तुरंत कहा, तुम सुजल के भाई से मिली हो? मयूरी ने भी उस दिन सुजल के एल्बम में उसके भाई की बचपन की फ़ोटो देखी थी। माही ने कहा, हाँ मैं उससे मिली भी हूँ और उसके साथ खेली भी हूँ। दोनों भाई बहन बहुत कम बोलते थे, पर सुजल का भाई बहुत छोटी उम्र में ही इस दुनिया से चला गया। सुजल की फैमिली कई जनरेशन से मेडिकल फील्ड में है, इसलिए सुजल को भी इस फील्ड में आगे बढ़ना पड़ा। मयूरी उसे कुछ कहती उससे पहले ही माही ने उसे फिर कहा, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि सुजल कहाँ छुपी हुई है, पर शर्त यह है कि तुम्हें आहान को छोड़ना होगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से उसे घूरने लगी। वो अपने मन में सोचने लगी, एक तरफ तो ये माही कह रही है कि उसे अब आहान से नफरत है और दूसरी ओर वो मुझे आहान को छोड़कर जाने को कह रही है। अगर यहाँ कोई और शर्त होती तो मयूरी तुरंत मान जाती, पर उसने तो आहान को छोड़ने की शर्त रख दी थी जो उसके लिए सबसे अनमोल थी। उसे ऐसे देख माही ने उसे फिर कहा, मेरा ऑफ़र रिजेक्ट करने की कोई जल्दी मत करना, पहले इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचो, फिर अपना कोई डिसीजन लेना। स्माइल करते हुए माही ने आगे कहा, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें सुजल का पता बता दूंगी, और अगर नहीं तो तुम कभी सुजल को नहीं ढूंढ पाओगी। इतना कहकर वो आराम से चेयर पर बैठकर मयूरी के फैसले का इंतज़ार करने लगी। वो जानती थी कि मयूरी सुजल की बहुत अच्छी दोस्त है, पर क्या वो अपनी दोस्त के लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी? पर इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाती, मयूरी ने कहा, ओके मैं तैयार हूँ। एक बार फिर उसकी सोच से माही दंग रह गई थी, पर वो मयूरी के मुंह से हाँ सुनकर खुश भी बहुत थी। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। मयूरी कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर उसने कॉल करके आहान को डिनर के लिए बाहर बुलाया, पर इस वक्त आहान मीटिंग में बिजी था, इसलिए उसकी जगह उसकी असिस्टेंट रिया ने उसका कॉल उठाया था। मीटिंग पूरी हो जाने के बाद रिया ने आहान को मयूरी के कॉल के बारे में बताया तो आहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी रिया ने कहा, सर मयूरी ने आपको बाहर डिनर पर क्यों बुलाया है? वो घर पर भी तो आपके साथ डिनर कर सकती थी, आखिर वो करना क्या चाहती हैं? उसकी बात सुनकर अभी अभी आहान के चेहरे पर जो स्माइल आई थी वो अचानक गायब हो गई। वो उसे गुस्से में घूरने लगा। उसे ऐसे देख रिया ने घबराते हुए कहा, सर सर मैं क्या आप जा सकती हूँ? इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली गई। वहीं मयूरी अपना काम पूरा हो जाने के बाद भी काफ़ी देर तक ऑफिस में ही बैठी रही और बाकी के लोगों के जाने का वेट करने लगी। वो आहान के साथ घर जाने के लिए ऐसे ही ऑफिस में रुक जाया करती थी। जैसे ही वो पार्किंग में पहुंची, आहान अपनी कार के पास ही खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहा हो। उसे देखकर मयूरी का मन तो कर रहा था कि वो जल्दी से जाकर उसके गले लग जाए, लेकिन अभी उसे सुजल के बारे में पता लगाना था और वो ये भी जानती थी कि उसे आहान से क्या कहना है। वो मायूस होकर धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। जैसे ही वो उसके पास गई, आहान ने भी बिना कुछ कहे उसके लिए कार का दरवाज़ा खोल दिया। मयूरी ने तो सोचा था कि आहान उससे पूछेगा कि उसने अचानक ही डिनर का प्लान कैसे बनाया, पर उसने तो पूरे रास्ते उससे कुछ बात ही नहीं की। वो बस अपनी आंखें बंद करके पूरे रास्ते रेस्ट करता रहा। रेस्ट पहुंचकर दोनों अंदर जाकर बैठ गए। आहान ने पहले उसे कहा, तुमने मुझे डिनर पर बाहर क्यों बुलाया? मयूरी उसे सच बताने से घबरा रही थी।
उसने धीरे से कहा, बस ऐसे ही, मैं बस आपके साथ अकेले डिनर करना चाहती थी, मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए कुछ ऑर्डर करते हैं। अहान उसकी आंखों में बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में उसे पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सभी डिशेज मयूरी की पसंद की ऑर्डर की थी और अपने लिए कुछ नहीं मंगवाया। अहान ऑर्डर देते जा रहा था, तभी मयूरी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, बस बस, हम दोनों इतना खाना कैसे खाएंगे। उसके बाद मयूरी ने स्टाफ को अपनी कुछ डिशेज की जगह अहान की फेवरेट डिशेज लाने को कहा। तभी अहान ने वेटर से कहा, पहले आप सूप ले आइए। फिर उसने मयूरी की तरफ देखकर कहा, तुम्हें खाने से पहले सूप पसंद है ना। उसकी बात सुन मयूरी मन ही मन बोली, मुझे कितना प्यार करता है ये वायडो, कहीं मैं रो ना दूँ। मैंने ज़रूर पिछले जन्म में डायमंड और हीरे मोती दान किए होंगे, जो मुझे इस जन्म में अहान जैसा बॉयफ्रेंड मिला, पर मैं तो अब इनसे ब्रेकअप। मयूरी के मन में यही बातें घूम रही थी। वो चुपचाप अपना सिर झुकाकर सूप पीने लगी। वो नहीं चाहती थी कि अहान उसकी आंखों में आ रहे आंसू देख ले। तभी उसने अचानक से कहा, अहान, ब्रेकअप कर लेते हैं। उसके मुंह से सुनकर अहान एकदम दंग रह गया। उसने गुस्से में कहा, क्या क्या कहा तुमने। मयूरी खुद को संभालते हुए बोली, मैं आपसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ अहान। भले ही आप इतने रोमांटिक नहीं हैं, पर आपका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। आखिर आपने मुझे चूज़ किया। बट डोंट वरी, आपको मुझ जैसी लड़की जल्द ही मिल जाएगी। पर हाँ, मुझसे अच्छी लड़की मिलना तो इम्पॉसिबल है। अहान ने अपने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास नीचे रखा और कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। पहले तुम मेरे पास आई थी, मैं तुम्हारे पास नहीं, और ऑफिस में भी तुम हमेशा मेरा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती रहती थी। उसकी बात सुन मयूरी ने अपने मन में कहा, यहाँ मैं इनसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ और इन्हें अभी भी इसी बात का फैसला करना है कि किसने किसको अप्रोच किया। फिर उसने अपने गाल गुस्से से फुलाते हुए कहा, किसने कहा मैं आपको अट्रैक्ट करना चाहती थी, बल्कि आप मुझे उस ग्रैंड पार्टी में आर्यन राजन से दूर खींचकर बाहर ले गए थे, और वहाँ आपने मुझे किस भी किया था, और उससे पहले भी आपने मुझे कितनी ही बार किस किया था। आप तो मुझे मूवी दिखाने भी लेकर गए थे। अहान ने भी ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए कहा, अच्छा, तो शराब के नशे में कौन ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ रहा था। मयूरी ने भी उसके सामने ज़बरदस्ती हंसते हुए कहा, तो मुझे प्रपोज़ करने के लिए किसने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया था, और कौन हर वक्त मेरे करीब आने की कोशिश करता था। वेट, इतना भी ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंस मत दो। वो सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम पर दया आ गई। ये सुनकर मयूरी ने उसे अपने हाथ में क्वींस रिंग दिखाई और कहा, तो क्या आप मेरे लिए 10 करोड़ की रिंग इसलिए लाए थे क्योंकि आपको मुझ पर दया आ गई थी। हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है। जब मैंने देखा कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, तो मैंने तुम्हारे लिए ये रिंग खरीद ली। बिल्कुल नहीं, आपने मुझे पहले कहा था कि आप मुझे पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपके करीब आई। वो लगातार बस एक दूसरे से इसी तरह बहस किए जा रहे थे। तभी मयूरी ने अचानक अपने हाथ से वो रिंग निकाल कर टेबल पर रख दी और कहा, ये लीजिए अपनी रिंग। वैसे भी आपने ये रिंग मेरे लिए इसलिए ली थी क्योंकि आपको मुझ पर दया आ गई थी। अब तो आप इस ब्रेकअप से खुश है ना। और हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, भले ही मैं आपसे ब्रेकअप कर रही हूँ, पर मैं आपकी कंपनी से रिज़ाइन नहीं कर रही। और रही बात परी की, तो क्या मैं उससे मिलने राजा मैंसन आ सकती हूँ। मयूरी बिना रुके बोलती जा रही थी। उसने आगे कहा, अगर आप मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मैं उस वक्त घर आऊँगी जब वहाँ आप नहीं होंगे, और आई प्रॉमिस, मैं परी को कभी भी आपके बारे में गलत नहीं कहूँगी और ना ही उसकी कस्टडी के लिए कोर्ट जाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि परी बड़ी होकर खुद ये डिसाइड करे कि वो किसके साथ रहना चाहती है। पर हाँ, अगर आप किसी और से शादी करना चाहें या बच्चे पैदा करना चाहें तो आप परी को मुझे दे सकते हैं। उसकी बात सुनकर अहान ने परेशान होकर कहा, मयूरी, क्या तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। अहान इस वक्त उसकी आंखों में देख रहा था। मयूरी ने उसकी बात सुनकर कहा, आप ही तो कह रहे थे ना कि आपको मुझ पर दया आती है। मेरे साथ रहना, मुझसे प्यार करना, मुझे प्रपोज़ करना, ये सब आपने मुझ पर दया करके ही तो किया है। अगर आपने ये सब दया की वजह से किया है तो हमारा ब्रेकअप करना ही ठीक होगा। समझाई छे कि रिपीट करो। अब मैं जा रही हूँ, बाय। उसकी बात सुनकर अहान ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। मयूरी, क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। क्या मैं जो भी कहूँगा तुम वो सब मान लोगी। क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता कि मैं मजाक कर रहा था। तुम तो इतनी ज़्यादा स्टूपिड हो, तुम्हें मेरे अलावा और कौन झेल सकता है। इतना कहकर उसने मयूरी के हाथ में फिर से वो रिंग पहना दी। वो उसे वो रिंग ऐसे पहना रहा था जैसे वो रिंग उसके हाथ से फिर कभी निकले ही ना। पर तभी मयूरी ने धीरे से कहा, फरहान, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही थी। अहान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? उसने मयूरी का हाथ कसकर पकड़ लिया।
मयूरी, क्या तुम मुझ पर इस बात से गुस्सा हो कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया? ट्रस्ट मी मयूरी, मैं उन वीडियो की इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ। इस वक्त उसके मायूस चेहरे को देखकर मयूरी खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो उसको कस कर गले लगा ले, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए आपको कोई सबूत नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? इस पर अहान ने कहा, ऐसा नहीं होगा मयूरी। क्या तुम्हें यकीन नहीं कि सुजल जिंदा है? उसके मिलते ही हमें भी सच का पता लग जाएगा। पर अहान, मैं अब इन सब से थक चुकी हूँ। इतना कहकर मयूरी ने अपने हाथ वापस खींच लिए। उसने आगे कहा, मैं अब किसी सच का इंतज़ार नहीं करना चाहती। अगर हमें सुजल नहीं मिली तो क्या हम ऐसे ही अलग रहेंगे? क्या ये किसी ब्रेकअप से कम लग रहा है आपको? उसकी बात सुन अहान ने अपनी भौहें चढ़ा ली। तो क्या तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? मयूरी ने अपनी नज़रें घुमा ली और कहा, हाँ। अहान ने गुस्से में कहा, मेरी आंखों में देखकर कहो मयूरी, क्या तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? ये सुन मयूरी उसे कुछ नहीं बोल पाई।